हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसे कि दोस्तों आज की इस क्लास में हम लोग जो है बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखेंगे। 2019 में जो भी आपके क्वेश्चन आपका पूछा गया था, इसको हम लोग 100 क्वेश्चन को देखेंगे। इससे आपको पता चलेगा कि किस प्रकार से क्वेश्चन आपके बिहार पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में पूछे जाते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ भी है कि बिहार पुलिस कांस्टेबल का अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को आपको बेस बनाना है। यहीं से क्वेश्चन आपके लगातार इसी बेसिस पर आपके पूछे जाते हैं। और जो भी नए कैंडिडेट है आपको पता चलेगा कि कहाँ से क्वेश्चन आपके किस प्रकार से आपके पूछे जाते हैं। तो पूरी वीडियो को माइंड कंस्ट्रेट करके देखना और साथ ही आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट लेने का भी प्रयास करना है। क्योंकि मैं फुल सेट को रिवील करने वाला हूँ, तो इससे आपको अंदाजा लगेगा कि इस प्रकार के अगर सेट आता है तो आप कितना क्वेश्चन को इसमें से अटेम्प्ट ले पाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को और चीज़ों को समझते हैं। माइंड कंस्ट्रेट करके आपको देखना है और साथ ही आप लोगों को स्कोर भी जरूर कमेंट बॉक्स में बताना है कि कितना आप इनमें से क्वेश्चन को जो है अटेम्प्ट ले पाए थे। तो आइए हम लोग देखते हैं 2019 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपका क्या रहा था। तो दोस्तों ये रहा यहाँ पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके पूछे गए थे कि सिंधु सभ्यता संबंधित है। तो यहाँ पर आपको बताना था कि सिंधु सभ्यता जो है ये किससे संबंधित है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये यहाँ पर आपका हो जाएगा आदि ऐतिहासिक युग से आपके जो है सिंधु सभ्यता आपके संबंधित है। हालांकि मैंने आपको बताया हुआ भी है कि हिस्ट्री से जो आपके प्राग ऐतिहासिक काल हो गया, यानी कि हिस्ट्री का जो आपके शुरुआती जो आपके चैप्टर होते हैं यहाँ से आपके क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। जैसे सिंधु सभ्यता हो गया, हड़प्पा सभ्यता हो गया, कांस्ययुगीन सभ्यता हो गया। तो यहाँ से क्वेश्चन आपके जो है हर एक बार आपके पूछे जाते हैं। और साथ ही बिहार दरोगा का भी एग्जाम होता है, तो यहाँ से ही क्वेश्चन आपका हिस्ट्री का हर एक बार आपके पूछे जाते हैं। तो मैं आपको बताया हूँ और साथ ही मैं जो भी प्रैक्टिस सेट आपको कराऊंगा तो वहाँ पर फुल एनालिसिस के साथ हम लोग कवर भी करेंगे, जहाँ से जनरली आपके क्वेश्चन लगातार आपके पूछे गए हैं 2008 से लेकर के आपके 2022 तक। ठीक है, तो सारा कुछ मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है। यहाँ पर आपको सिर्फ देखना है कि कहाँ से क्वेश्चन आपके किस प्रकार से आपके जो है प्रीवियस पेपर में आपके पूछे गए थे। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है 2 नंबर में कि किसने कहा राजनीतिक कानूनी तौर पर यह स्पष्ट करती है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। तो बताइए कि ये किसके द्वारा कहा गया था। तो ये कहा गया था अरस्तु के द्वारा। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अरस्तु, जो कि 2019 के पेपर में आपके पूछे गए हैं। सारा मैं क्वेश्चन को जो है रिवील यहाँ पर कर दे रहा हूँ। बाकी किसी प्रकार का आपका डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है और देखिए करंट से रिलेटेड मैंने आपको बताया था कि 2019 के पेपर में आपके नहीं पूछे गए थे सेकंड शिफ्ट में, लेकिन जो 2019 का आपका जो फर्स्ट पेपर आपका हुआ था वहाँ पर आपका करंट से भी रिलेटेड आपके क्वेश्चन जो है पूछे गए थे। जो कि 2019 का मैंने पेपर आपको जो है एनालिसिस कराया हुआ है, जहाँ पर कि एक भी करंट का क्वेश्चन आपका नहीं मिला हुआ था। क्योंकि मैंने आपको बताया हुआ भी था कि करंट का एक भी क्वेश्चन आपका 2019 का आपका सेकंड शिफ्ट में नहीं पूछे गए थे, लेकिन जो आपका फर्स्ट शिफ्ट जो आपका एग्जाम कंडक्ट हुआ था वहाँ आपका करंट से भी रिलेटेड आपके क्वेश्चन आपके पूछे गए थे। ठीक है, तो यहाँ पर करंट का भी क्वेश्चन आपका मिलेगा 2019 वाला। अगला देखिए, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन पूछा गया था कि भारतीय संविधान नागरिकों को कितने प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदान करता है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको रिवील कर देता हूँ कि मौलिक अधिकार से क्वेश्चन आपका सेकंड शिफ्ट में भी आपका पूछा गया था और साथ ही आपका फर्स्ट शिफ्ट में भी आपके क्वेश्चन यहाँ पर देख पाए पूछा गया है। क्योंकि मैंने सेकंड शिफ्ट वाला जो भी था ये मैंने ऑलरेडी आपको एनालिसिस आपको करा दिया हुआ है, ये आपको प्ले लिस्ट में अवेलेबल मिल जाएगा। तो वहाँ से चाहो तो आप लोग जाकर के विजिट भी कर सकते हैं। इसके अलावा वन लाइनर प्रश्नों में भी हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को कवर किया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए आपका फर्स्ट शिफ्ट में भी आपके पूछे गए थे। तो यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे भारतीय संविधान नागरिकों को कितने प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदान करता है, ये आपको पर पूछा गया था। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये 6 प्रकार के मौलिक अधिकार को प्रदान करता है। लेकिन अगर देखिएगा तो भारतीय संविधान का जो आपके मौलिक अधिकार था, यानी जो मूल संविधान था, यहाँ टोटल जो है फंडामेंटल राइट की अगर संख्या की अगर बात किया जाए तो 7 है। लेकिन वर्तमान समय में अगर देखा जाए तो टोटल कितने फंडामेंटल राइट्स है, तो ये आपके 6 है। क्योंकि कानूनी अधिकार जो है अभी संपत्ति का जो अधिकार था इसको 44वां संविधान संशोधन जब आपका हुआ तो यहाँ पर क्या है कि एक जो आपका संपत्ति का अधिकार था इसको क्या है कि कानूनी अधिकार के रूप में बना दिया गया है। इस वजह से अगर फंडामेंटल राइट्स की संख्या अगर देखा जाए वर्तमान समय में तो अभी टोटल आपके 6 हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट बार यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है। अगला क्वेश्चन में यहाँ पर आपको देखिए नेक्स्ट में पूछा जा रहा है ऋग्वेदिक के प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का संबंध किस देवता से है, ये आपको पर पूछा रहा है। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि प्रत्येक क्वेश्चन में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा अभी रिवील नहीं करेंगे, ना तो ज़्यादा एक्सप्लेन करेंगे। प्रैक्टिस सेट में जो भी आपको क्लास अभी आपको प्रोवाइड किया जा रहा है इसमें हम लोग यहाँ पर करेंगे। क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है 100 प्रश्न को कवर करेंगे, ज़्यादा रिवील करेंगे तो 1 घंटा प्लस आपका वीडियो हो जाएगा। ठीक है, और जैसा कि आपको पता है कि जैसा कि मैंने अभी क्लास को भी प्रोवाइड किया हुआ है तो बिल्कुल एनालिसिस के आपको साथ जो आपको क्लास भी मिल रहा है, कहीं पर से किसी प्रकार का आपका डाउट आपका नहीं है। तो यहाँ पर ज़्यादा हम लोग रिवील नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पूछा गया था कि ऋग्वेदिक प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का संबंध किस देवता से है, ये आपको पर पूछा गया था। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका जो है सावित्री से संबंधित है।
करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कि संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से कब हटा दिया गया है, ये आपको पर पूछा जा रहा है। तो देखिए जब 42वां संविधान संशोधन हुआ था तब क्या है कि संपत्ति का जो अधिकार है ये क्या है कि मौलिक सूची से इसको हटा दिया गया था। तो 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था, तो इस प्रकार से भी आपका क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि 42वां संविधान संशोधन जो है ये कब हुआ था। तो आपको ध्यान में रखना है कि 42वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ था और उसी समय क्या है कि व्यक्ति का जो संपत्ति का अधिकार था इसको क्या है कि एक कानूनी अधिकार के रूप में बना दिया गया है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। आप देख भी पाएंगे किस प्रकार से क्वेश्चन को जो है रिलेट करके आपके जो है पूछे गए थे। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है झेलम नदी के किनारे प्रसिद्ध विष यहाँ पर आपको बताना कि विष आस्था का युद्ध किन किन शासकों के बीच लड़ा गया था, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो फ्रेंड्स याद रखना है कि झेलम नदी के बीच जो ये आपके युद्ध लड़े गए थे ये आपका जो है पोरस और सिकंदर लोदी के बीच लड़े गए थे। यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा रहा है कि भारतीय संविधान के 8वें अनुच्छेद में कौन सी भाषा वर्ष 2023 में जोड़ी गई है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें जो है संथाली भाषा को जोड़ा गया है। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान में 8वें अनुच्छेद में कौन सी भाषा वर्ष 2003 में जोड़ी गई है, तो यहाँ पर आपका संथाली भाषा हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है कुशीनगर उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो पड़ोसी स्टेट से भी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, तो आपको याद रखना है कि ये आपका जो है देवरिया में स्थित है। कहाँ पर है, तो ये जो है उत्तर प्रदेश का एक जिला है देवरिया, और यहीं पर क्या है कि किस जिले में स्थित है, तो ये देवरिया जिले में कुशीनगर जो है एक स्थान स्थित है। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कि भारतीय संविधान डैश से लागू हुआ था। तो बताइए कि भारतीय संविधान, आज भी मैंने ऑनलाइन प्रश्नों में इसको कवर किया हुआ है जो कि फॉरेस्टर के एग्जाम में आपके पूछे गए थे, इसलिए मैं आपको हर एक बार जो है एडवाइस करता हूं, रिकमेंड करता हूं कि जब भी आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम देने वाले हैं, चाहे प्रिपरेशन करना है, तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एक बार जरूर अच्छे तरीके से लगाना चाहिए। तो यहाँ पर आपको बताना है कि भारतीय संविधान डैश में लागू हुआ था। तो बताइए कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ था, तो इसको मैंने कवर किया हुआ है कि ये 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। इसको पिछली वीडियो में आप लोग जाकर के देख भी सकते हैं, ऑनलाइन प्रश्नों में भी मैंने जो है इसको कवर किया हुआ, आज जो आपको वीडियो अपलोड किया गया है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है अशोक के अभिलेखों में प्रयुक्त लिपि भाषा कौन सा औसत है, ये आपको पर पूछा रहा है। तो बताइए कि अशोक के अभिलेखों में प्रयुक्त लिपि भाषा में कौन सा यहाँ पर आपका गलत दिया गया है। तो 3 भाषा जो है इसके अभिलेख में लिखा हुआ है और 1 भाषा नहीं लिखा हुआ है, तो ये कौन सा भाषा है, तो ये आपका यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा संस्कृत। संस्कृत यहाँ पर आपका नहीं लिखे हुए हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा भारतीय यहाँ पर आपको बताना कि प्राचीन भारत का महान व्याकरण लेखक पतंजलि किसका समाकलीन था। यहाँ पर आपको बता किसके समाकलीन यानी समकालीन था, ये आपको पर पूछा रहा है। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। ये पुष्य मित्र जो है शुंग के समकालीन थे। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहे सूची 1 को यहाँ पर आपको सूची 2 के साथ यहाँ पर आपको मिलान करने को लेकर के आपके प्रश्न आपके पूछे गए थे। इसको थोड़ा सा यहाँ पर जूम कर लेते हैं ताकि आप लोगों को आंसर भी पता चले। तो यहाँ पर देखिए आपको जो दिया गया है 12 नंबर में, यहाँ पर आपको कहा जा रहा है, तो यहाँ पर देखिए आपको क्या दिया गया है, सूची 1 को आपको किससे मिलान करना है, तो यहाँ पर आपको सूची 2 से यहाँ पर आपको मिलान करना है। तो यहाँ पर आपका देखिए ये यहाँ पर आपका किसके साथ चला जाएगा, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आपको दिया गया है वराह मिहिर दिया गया है, तो ये फ्रेंड्स यहाँ पर आपका चला जाएगा, ये बृहत संहिता के साथ आपका मैच कर जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर आपको दिया गया ऑप्शन बी में विशाख दत्त दिया गया है। तो बताइए कि विशाख दत्त ये आपका किससे संबंधित हो जाएगा, तो ये विशाख दत्त आपका संबंधित हो जाएगा विक्रमादित्य यानी कि जो आपके यहाँ पर आपका विक्रमांक जो है देवचरित से आपका संबंधित हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर आपको दिए गए हैं ऑप्शन सी में दिया गया यहाँ पर आपका क्षुद्रक दिया गया है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि शुद्रक दिया गया है, ये आपका किससे संबंधित हो जाएगा, तो ये आपके 2 से संबंधित हो जाएगा, यानी कि ये आपका जो संबंधित हो जाएगा मृक्ष का जो है आपका कटी मिटिक से संबंधित हो जाएगा, किमटम से आपका संबंधित हो जाएगा। वर्ड थोड़ा सा अटपटांग दिया गया है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन यहाँ पर आपको डी में दिया गया, तो ये आपका लास्ट इसके साथ चला जाएगा। तो बाकी आप लोग यहाँ पर देख लीजिएगा कौन सा यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है
अगला में भी आपको उसी तरह का क्वेश्चन यहाँ पर आपको पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पर भी आपको बताना है कि कौन किससे आपका संबंधित है। तो यहाँ पर आपको देखिए एक में दिया गया है प्रतिहार दिया गया है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि प्रतिहार जो है ये आपके किससे संबंधित है। तो फ्रेंड्स याद रखना है कि प्रतिहार ये आपके कन्नौज से संबंधित है। और ऑप्शन बी में दिया गया है चंदेल। तो ये सभी क्या है कि शासक है। और यहाँ पर आपको बताना है कि चंदेल जो है ये आपके किससे संबंधित है। तो चंदेल आपका जो है ये आपका धारा नगरी से आपके संबंधित हो जाएंगे। ऑप्शन सी में दिया गया है परमार दिया गया है। और जो परमार आपका संबंधित है ये किससे संबंधित है। तो ये आपका संबंधित है, ये आपका यहाँ पर हो जाएगा अलीहाबाद से संबंधित है। और सोलंकी जो है ये आपका किससे संबंधित है। तो ये आपके खजुराहों से संबंधित है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो एक का आपका किसके साथ हो जाएगा, एक के साथ। तो यहाँ पर देखिए आपका जो है ये ऑप्शन सी यहाँ पर आपका कट जाएगा और डी भी यहाँ पर आपका कट जाएगा। दो ही ऑप्शन में से कोई यहाँ पर आपका होगा। और ऑप्शन बी में दिया गया है चंदेल। तो चंदेल जो है ये आपके धारा नगरी से संबंधित है। तो ये आपके 3 के साथ चला जाएगा। और 2 का देखिए 3 किस में दिया है, बी में। तो यहाँ पर आपका बी में दिया गया है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट यहाँ पर आपका पूछा गया था। अगला में यहाँ पर आपको बताना है कि महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था। ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। तो फ्रेंड्स याद रखना है कि महमूद गजनवी का जो इतिहासकार कौन था इसके बारे में यहाँ पर आपको पूछे जा रहे हैं। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तबी। क्या हो जाएगा, उत्तबी हो जाएगा, जो महमूद गजनवी का इतिहासकार था। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछे जा रहे हैं 15 नंबर में कि प्रशासन के क्षेत्र में निम्न में से कौन सी इल्तुतमिश की देन है। ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। देखिए अगर पीडीएफ आपको विजुअल नहीं दिख रहा है तो आपको वीडियो क्वालिटी आपको हाई कर लेना है, क्योंकि आपका स्कैनिंग पीडीएफ है, प्रीवियस पेपर है ये आपका। स्कैनिंग करने के बाद इसको जो है पीडीएफ में मैं कन्वर्ट कर पाया हूँ, इसलिए आपको थोड़ा सा अगर विजुअल नहीं दिखे तो आप लोगों को वीडियो क्वालिटी थोड़ा सा हाई कर लेना है। यहाँ पर आपको बताना है कि प्रशासन के क्षेत्र में निम्न में से कौन सी इल्तुतमिश की देन है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। तो यहाँ पर आपको बताना करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से सभी हो जाएगा। और जनरली मैंने आपको बताया हुआ है कि अगर आपको आंसर नहीं भी आता है तो उपर्युक्त में से अगर सभी दिया हुआ रहता है तो यही यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि जनरली देखा जाता है कि जहाँ पर उपर्युक्त में से सभी रहता है वहीं पर आपका रियल में करेक्ट आंसर हो जाता है। तो प्रशासन के क्षेत्र में अगर देखा जाए तो इल्तुतमिश की देन क्या है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए भी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर आपको हो जाएगा इक्तादारी व्यवस्था, मुद्रा प्रणाली और सैन्य संगठन जो है ये इल्तुतमिश की देन है। लेकिन उपरोक्त में से यहाँ पर आपका सही करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपका तीनों ऑप्शन यहाँ पर आपका सही दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कि कृष्णदेव राय ने अमुक्त, यहाँ पर आपको बताने कि अमुक्त माल्यद नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना किस भाषा में की है, ये आपको यहाँ पर पूछा गया था। तो यहाँ पर देखिए जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। तेलुगु में किया गया था। यानी तेलुगु में क्या किया गया था, तो कृष्णदेव राय के द्वारा यहाँ पर आपका अमुक्त माल्यद नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना तेलुगु में किया गया था। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी भाषा का प्रयोग किया था, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ये रामानंद के द्वारा किए गए थे। अगला क्वेश्चन है हमारा कि अकबर के शासन में महाभारत की फारसी भाषा में अनुवाद किया था। तो बताइए कि वह किया गया था, वह किस नाम से जाना जाता है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो जनरली यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि महाभारत को जो फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था ये जो है किस नाम से जाने जाते हैं, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। ये क्वेश्चन जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार इसको रिपीट भी किया गया है, तो आप लोगों को ध्यान में रखना है। जो यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि महाभारत का फारसी भाषा में जो अनुवाद किया गया था ये इसका नाम क्या है, तो इसका यहाँ पर आपका हो जाएगा रज्मनामा हो जाएगा। क्वेश्चन मार्क कर लेना है आप लोगों को, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके कई बार आपके रिपीट हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है कि संविधान की संकल्पना का उद्भव सबसे पहले कहाँ पर हुआ था, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय शासक कौन है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने है। क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट लेने का भी प्रयास करना है, तभी आपको पता चलेगा कि किस प्रकार से आपका अभी आपका जो है तैयारी है। तो यहाँ पर देखिए आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर ये आपका हो जाएगा ट्रावणकोर का राजा के द्वारा जो है ये यहाँ पर आपका जो है सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम ये जो है भारतीय शासक थे। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना ने अपने किस सेना, यहाँ पर आपको बताने कि सेना नायक के नेतृत्व में मीर कासिम की संयुक्त सेना को पराजित किया था। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका ए राइट हो जाएगा। यहाँ पर आपका हो जाएगा हेक्टर मुनरो, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया था
कि निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये लोकमान्य तिलक को जो है ये भारतीय जो है अशांति के रूप में जाने जाते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है कि एशिया डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष, यहाँ पर आपको बताना है कि एशिया डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष ताकेहितो नाओ यानी कि 63 वर्ष ने 16 जनवरी 2020 को पद से हटाने की योजना बनाई है, यानी कि 16 जनवरी 2020 को पद से हटाने की योजना बनाई है। यहाँ पर आपको बताना है कि ADB का मुख्यालय कहाँ स्थित है, ये आपको पर पूछा जा रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स, कुछ आपके ऐसे भी, जैसे कि अगर मान लिया जाए कि कुछ खेल होते हैं जो कि आपके क्या होता है कि जैसे अगर मान लिया जाए कि अभी 2023 है तो 2024 में आपके प्रस्तावित होते हैं। तो इस प्रकार से करंट आपके 2019 के एग्जाम में आपके पूछे गए थे। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना कि यहाँ पर जो आपके पूछे जा रहे हैं, यहाँ पर आपको पूछा रहे हैं कि ADB का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, इसके बारे में यहाँ पर आपको बताना है। तो ये जो आपका स्थित है ये मनीला में आप स्थित है, जो कि आपके फिलीपींस में स्थित है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर आपको देखिए 24 नंबर में पूछा आ रहा है, यहाँ पर भी आपको क्या करना है, मिलान करना है। तो यहाँ पर देखिए आपको फर्स्ट में यहाँ पर आपको दिया गया है, यहाँ पर आपको दिया गया है मार्ल मिंटो सुधार। तो ये आपके जो है किससे संबंधित है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो मार्ल मिंटो सुधार जो है ये आपके संबंधित हो जाएंगे, ये आपका सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित है। अगला यहाँ पर आपको देखिए दिया गया है साइमन कमीशन। तो साइमन कमीशन के बारे में यहाँ पर आपको बताना है, साइमन कमीशन आपके किससे संबंधित है। तो साइमन कमीशन जो है मुख्य रूप से ये आपका जो है व्यापारी आंदोलन से, आपका देश व्यापी जो है ये आपके आंदोलन से आपका संबंधित है। इसके अलावा यहाँ पर आपको दिया गया है चौरी चौरा घटना दिया गया है, ये आपका किससे संबंधित है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो चौरी चौरा कांड जो है ये असहयोग आंदोलन वापस लिया जाने के संबंध में आपका है। दंडी मार्च जो है ये आपके सबको पता होना चाहिए, ये आपके नमक सत्याग्रह को लेकर के जो है गांधी जी के द्वारा चलाए गए थे। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है किसने कहा था, यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि किसने कहा था दरों की दीवार से पहले हसरत की नज़र कहते हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है कि दरों की दीवार से पहले हसरत की नज़र कहते हैं, खुश रहो। और यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि हल्के वतन हम तो सफ़र करते हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है कि ये स्टेटमेंट जो है किनके द्वारा दिया गया था। तो ये जो स्टेटमेंट है ये आपका दिया गया था वजदी अली शाह के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा, तो वजदी अली शाह के द्वारा दिए गए थे। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट मैंने यहाँ पर आपको पूछा रहे वायसराय इनग्रीन द्वारा गांधी जी द्वारा प्रस्तुत 11 सूत्री, यहाँ पर आपको बताना है कि 11 सूत्री मांग पर पत्र, यहाँ पर आपको बताना है कि पत्र पर कोई विचार न करने की स्थिति में नमक सत्याग्रह की शुरुआत हुई थी। तो ये आपको यहाँ पर बताना है नमक सत्याग्रह की शुरुआत जो है ये कब हुई थी, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो ये फ्रेंड्स याद रखना है कि 6 अप्रैल 1923 को जो है नमक सत्याग्रह का शुरुआत किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिनों में लगाता है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो चंद्रमा पृथ्वी का एक कितने दिनों में एक चक्कर लगाता है, तो ये लगभग जो है 27 दिन में लगाते हैं। आपको याद रखना है कि 27 दिन में लगभग लगाए जाते हैं। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर यहाँ पर आपको एक्यूरेट अगर दिया रहता है तो 27 आपका 3 दिन आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा 28 नंबर में पूछा रहे हैं कि पार्सेक मात्रक है। तो बताइए कि यहाँ पर आपका पार्सेक जो है ये किसका मात्रक है, ये आपको यहाँ पर पूछे जा रहे हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, पार्सेक जो है ये किसका मात्रक है, तो ये आपके यहाँ पर दूरी का मात्रक हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। 28 का क्या हो जाएगा, तो 28 का यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा पूछा रहे यहाँ पर आपको बताना है कि सीट मैक्स 2019 किन देशों के बीच एक संयुक्त त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा था। 2019 में मैंने आपको बता दिया है कि करंट से भी रिलेटेड आपके क्वेश्चन आपके पूछे गए थे। तो यहाँ पर आपको पता भी चल जाएगा कि कितने क्वेश्चन आपका 2019 में जो है करंट से रिलेटेड आपके पूछे गए थे। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका यहाँ पर हो जाएगा सिंगापुर, भारत और थाईलैंड के बीच जो है आपका ये आपका जो है सीट मैक्स 2019 जो है किन देशों के बीच एक जो है संयुक्त त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास है, तो ये आपका सिंगापुर, भारत और थाईलैंड का था। हालांकि ये करंट आपके किसी भी प्रकार का आपका काम में नहीं आने वाले हैं, ये आपके पुराना करंट अफेयर है। आपको नए जो भी आपका करंट अफेयर आपके बनेंगे इसको यहाँ पर आपको तैयार कर रहा है। अगला देखिए, यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है नीचे दिए गए आलेखों के आधार पर लघु या निम्न ज्वार आरेख को यहाँ पर आपको पहचान करना है। तो चलिए हम लोग इसको पहचान करते हैं, देखते हैं कि क्या क्या यहाँ पर आपको क्वेश्चन में यहाँ पर आपको दिया गया है। तो चलिए हम लोग इसको यहाँ पर पहचान करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको देखिए क्या दिया गया है, तो यहाँ पर आपको दिया गया है पहले ए नंबर में आपको दिया गया है पृथ्वी,
उसके बाद यहाँ पर आपको दिया गया है सूर्य, उसके बाद फिर दिया गया है यहाँ पर आपका सूर्य, उसके बाद दिया गया है चंद्रमा, उसके बाद यहाँ पर आपको दिया गया है पृथ्वी। तो यहाँ पर देखिए क्या कहा जा रहा है कि नीचे दिए गए आरेखों के आधार पर लघु या निम्न ज्वार के आरेख को पहचाने। तो लघु यानी कि छोटा हमें पहचानना है। तो बताए कि पृथ्वी से यहाँ पर आपको क्या कहा जा रहा है, छोटा। पृथ्वी से छोटा आपका क्या है, तो आपका चंद्रमा है। उसका चंद्रमा से छोटा क्या है, सूर्य। तो ये आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा, इनमें से यहाँ पर आपको कोई नहीं हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, चूंकि यहाँ पर आपका गलत दिया गया है। कोई भी यहाँ पर आपको जितना भी दिया गया है ये आपका सिस्टमेटिक तरीका से आपके नहीं दिए गए हैं, इसलिए यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी जो है यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर आपका नेक्स्ट यहाँ पर आप पूछा जा रहा है। अगला यहाँ पर आपको देखिए नेक्स्ट में यहाँ पर आपको बताना है, यहाँ पर भी आपको सुमेलित करने से क्वेश्चन यहाँ पर आपके पूछे गए हैं। तो यहाँ पर आपको सुमेलित करना है। तो चलिए हम लोग इसको जो है सुमेलित करते हैं। तो यहाँ पर आपको दिया गया है क्षोभ मंडल। तो देखिए फ्रेंड्स, क्षोभ मंडल में जो है हम लोग कहाँ पर रहते हैं, तो हम लोग क्षोभ मंडल में रहते हैं। और यहाँ पर देखिए आपको दिया गया है विद्युत चुम्बकीय किरणों का परावर्तन। ऑप्शन यहाँ पर आपको बी में दिया गया पराबैंगनी किरणों का अवशोषण, वायु की क्षैतिज धारा का प्रवाह, और यहाँ पर आपको दिया गया है सामान्य ताप वतन दर। तो यहाँ पर आपको देखिए दिया गया है वायु, ये आपका यहाँ पर इसके साथ चला जाएगा, वायु की क्षैतिज धारा का प्रवाह इसके साथ चला जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको दिया गया ओजोन मंडल दिया गया है। तो पराबैंगनी किरण आपके ओजोन मंडल से आपका रिलेट कर जाएगा। समताप मंडल दिया गया है। तो फिर से याद रखना है कि समताप मंडल जो होते हैं यहाँ पर आपका क्या होता है, तो यहाँ पर आपका जो है सामान्य ताप दर होता है। समताप मंडल में ही क्या होते हैं कि जो भी आपके वायुयान जेट वगैरह उड़ते हैं तो ये समताप मंडल में ही उड़ते हैं। इसके अलावा आयन मंडल दिया गया। आयन मंडल में जो है मुख्य रूप से रेडिएशन को भेजा जाता है, यानी कि इसमें देखा जाए तो विद्युत चुम्बकीय किरणों का परावर्तन जो है ये कहाँ पर होता है, तो ये आयन मंडल में होता है। इस प्रकार से आप इसको रिलेट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ऑप्शन यहाँ पर आपका कट रहा है, बाकी आप लोगों को आंसर याद रखना है। बाकी जो भी आपके क्वेश्चन आगे मिलेंगे इसको कवर करेंगे। तो जैसे कि दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे इसका नेक्स्ट पेज में यहाँ पर आपको दिया गया है आंसर इसका, ठीक है। तो इसका आंसर जो यहाँ पर आपको नेक्स्ट पेज में दिया गया है, यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के मिलाना चाहते हैं तो मिला भी सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है 32 नंबर में कि निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो ग्रीन हाउस गैस के बारे में पूछा जा रहा है। आर्गन जो है आपका ग्रीन हाउस गैस आपका नहीं है, यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड आपका ग्रीन हाउस के अंतर्गत आपका आता है। नाइट्रस ऑक्साइड ये भी आपके ग्रीन हाउस के अंतर्गत आते हैं। मीथेन भी आपके ग्रीन हाउस के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्गन। तो आप लोगों को ध्यान में रखना है जो कि ग्रीन हाउस के प्रभाव में इसका किसी प्रकार का योगदान आपके नहीं रहते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कि प्रति चक्रवात में वायु दाब कहाँ अधिक होता है, ये आपको यहाँ पर पूछा है। तो बताइए कि चक्रवात में वायु दाब कहाँ पर अधिकतम होता है, ये आपको यहाँ पर पूछा है। यहाँ पर आपको हो जाएगा केंद्र पर सबसे अधिकतम होता है। और इसी में पूछा जाता है जी के मान के बारे में भी पूछा जाता है कि सबसे अधिक कहाँ पर होता है, तो ये आपके केंद्र पर होता है, पृथ्वी के ध्रुव पर होता है, जो कि आपके 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के रूप में होता है। यहाँ पर आपको याद रखना कि प्रति चक्रवात में वायु दाब सबसे अधिकतम कहाँ पर होता है, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा केंद्र पर होता है। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है। अगला में यहाँ पर आपको देखिए जो पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है यहाँ पर आपको कि 5वें अंतर्राष्ट्रीय रामायण महोत्सव का आयोजन निम्न में से किस शहर में किया गया था, यह आपको पर पूछा जा रहा है। तो 5वें अंतर्राष्ट्रीय रामायण महोत्सव का आयोजन किस शहर में किया गया था, बताइए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नई दिल्ली में 5वें अंतर्राष्ट्रीय रामायण महोत्सव का आयोजन किया गया था। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा रहा है कि भूपरपट्टी यानी कि क्रस्ट के अंतर्गत भूपरपट्टी का वह जो है खंड जो अपनी स्थिति में ही रहा हो जबकि इसके चारों ओर की जमीन बैठ गई हो, क्या कहा जाता है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो बताइए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो हो जाएगा ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो हॉर्स्ट बोलते हैं, इसको क्या बोलेंगे, हॉर्स्ट बोलेंगे। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी शीत समुद्री धारा है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो बताइए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको जो पूछे गए थे कि निम्नलिखित में से कौन सी शीत समुद्री धारा है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। हमबोल्ट धारा हो जाएगा, जो कि यहाँ पर आपका क्या है, तो ये आपका शीत समुद्री धारा है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कि न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो फ्रेंड्स याद रखना है कि न्यूजीलैंड की जो राजधानी है ये आपका क्या हो जाएगा, तो ये आपका वेलिंगटन हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है कि विश्व वैश्विक संपदा दिवस 2019 का विषय क्या है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो विश्व यहाँ पर आपको बताना है कि विश्व बौद्धिक संपदा 2019 का विषय क्या है, यानी कि इसका थीम क्या है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। देखिए कितने क्वेश्चन आपके करंट से रिलेटेड भी आपके पूछे गए थे। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। इसका जो मुख्य थीम था ये था आपका
रिसर्च फॉर गोल्ड आईपी एंड स्पोर्ट्स। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पर आपका फिर यहाँ पर आपको सूची से रिलेटेड आपके क्वेश्चन आपके पूछे गए थे, तो सूची से रिलेटेड देख पाएंगे आपके काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आपका पूछा गया था। तो यहाँ पर आपको बताना करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको दिया गया श्रीहरिकोटा। तो यहाँ पर देखिए श्रीहरिकोटा ये कहाँ पर स्थित है, तो ये आपके आंध्र प्रदेश में आपके स्थित है, याद रखना है। और अभी जो आपका मद्य निषेध का एग्जाम आपका हुआ है, यहाँ पर आपको पूछे गए थे कि जो है आंध्र प्रदेश का नया राजधानी यानी नया कैपिटल क्या बने हैं। तो यहाँ पर अब याद रखना कि ये बनाए गए हैं आपके जो आपको किसको बनाए गए हैं, यानी कि आंध्र प्रदेश के बारे में पूछा गया था, तो ये विशाखापट्टनम को बनाया गया। ठीक है, तो ध्यान से उतर गया था, ये विशाखापट्टनम को बनाए गए हैं। तो आपको याद रखना यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। अभी हो सकता है कि फिर आपके बिहार पुलिस के एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको दिया गया है थुम्बा दिया गया। क्या दिया गया है? थुम्बा। तो ये किससे आपका रिलेट करेगा बताइए। तो यहाँ पर देखिए जो आपको थुम्बा दिया गया है ये आपका यहाँ पर हो जाएगा किसके साथ, ये आपका केरल में स्थित है। हासन दिया गया है, तो हासन जो आपका स्थित है ये आपके कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका जो है कर्नाटक में स्थित है। और चांदीपुर आपका कहाँ पर, ये आपके ओडिशा राज्य में स्थित है। इस प्रकार से अगर हम लोग ऑप्शन को देखें तो इस प्रकार से यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा रहा है, अगला में यहाँ पर आपको पूछा रहा है कि नंदा देवी चोटी के बारे में पूछा जा रहा है। नंदा देवी चोटी, और उसके बाद यहाँ पर आपको बताना ये किसका भाग है, ये आपको यहाँ पर पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा नंदा देवी चोटी जो है ये आपका भाग है, ये आपका कुमायूं हिमालय का भाग है। ध्यान में रखेंगे आप लोग, नंदा देवी चोटी ये किसका भाग है, तो ये कुमायूं हिमालय का भाग है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा नेक्स्ट में पूछा रहे हैं चंडीगढ़ किस पहाड़ी के नीचे स्थित है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो चंडीगढ़ आपको याद रखना है कि ये जो आपका स्थित है ये आपका जो है मोरनी पहाड़ी के नीचे स्थित है चंडीगढ़। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है, नेक्स्ट में यहाँ पर आपको बताना है कि निम्न में से कौन सी नदी हिमालय से नहीं निकलती है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। देखिए यहाँ से कई सारे क्वेश्चन आपके जो है आपका जो मद्य निषेध का एग्जाम आपका हुआ है, जबकि आपका एक ही शिफ्ट में आपका एग्जाम कंडक्ट हुआ है, लेकिन यहाँ से भी क्वेश्चन आपके पूछे गए थे। रामगंगा दिया गया था ऑप्शन में आपको, और पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा नदी हिमालय से निकलती है, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर था आपका रामगंगा। अगर आपने एग्जाम दिया हुआ है और वहाँ पर अगर रामगंगा लगाए हुए हैं आप, तो बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय से नहीं निकलती है, इसके बारे में यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आपको हो जाएगा नर्मदा नदी, ये आपके हिमालय से नहीं निकलती है। बाकी जो भी आपको दिया गया आपको याद रखना है, ब्यास नदी हो गया, चिनाब हो गया, और यमुना के बारे में याद रखना है, ये आपके जो है कहाँ से निकलते हैं, तो हिमालय से निकलती है। यहाँ से आपको 3 पॉइंट याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं लगातार। नर्मदा लेकिन जो है ये आपके कहाँ से निकलती है, तो ये अमरकंटक के पहाड़ी से निकलता है, ना कि आपका हिमालय से निकलती है। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है कि दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा होती है। तो बताइए दक्षिण पश्चिम मानसून से किस प्रकार, कहाँ पर इसका दक्षिणी पश्चिमी मानसून के कारण से वर्षा जो है कहाँ पर होती है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। आप पिछली वीडियो जा करके देख लीजिए, ये क्वेश्चन आपका फिर से आपका रिपीट हुआ है, और ये फॉरेस्टर के एग्जाम में भी आपका पूछा गया है, बिहार पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में आपका फिर पूछा गया है। तो आप समझ सकते हैं कि कितने तरीका से एक ही प्रश्न को आपका रिपीट किया गया है। तो यहाँ पर आपको बताना है करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए पूछा रहा है दक्षिणी पश्चिमी मानसून से जो है कहाँ पर वर्षा होती है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपको यहाँ पर हो जाएगा लद्दाख। तो आप लोग ध्यान में रखेंगे, लद्दाख में जो वर्षा होता है ये दक्षिणी पश्चिमी मानसून के कारण से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहे। तो बताइए कि निम्न में से कौन सा यहाँ पर आपका सुमेलित आपको नहीं दिया गया है। तो ऑप्शन अगर ए में देखा जाए तो बांस आपका असम से सुमेलित है। उसके अलावा यहाँ पर आपको दिया गया रोजवुड दिया गया, ये आपका केरल से सुमेलित है। देवदार दिया गया है, और ये भी आपका कहाँ पर सुमेलित है, ये हिमाचल प्रदेश से सुमेलित है। लेकिन यहाँ पर आपको दिया गया है चंदन, तो ये जो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको दिया गया है ये आपके जम्मू कश्मीर से आपका जो है सुमेलित आपका नहीं है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आपको क्यों नहीं सुमेलित है, तो ये देखिए बांस जो है ये आपके असम में होते हैं, रोजवुड दिया गया ये आपका केरल में होता है, देवदार का पेड़ दिया है जो कि हिमाचल प्रदेश में होता है, लेकिन चंदन का पेड़ जो होता है ये आपके केरल में सबसे अधिकतम होता है। लेकिन यहाँ पर आपको दिया गया जम्मू कश्मीर, इसलिए इसको हम लोग जो है गलत करेंगे। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है 200 सेंटीमीटर की, यहाँ पर आपको दिया गया 200 सेंटीमीटर की वार्षिक वर्षा और 25 सेंटीमीटर का यहाँ पर 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान का कौन सी फसल के लिए आदर्श जलवायु है, ये आपको पर पूछा रहा था। 200 सेंटीमीटर वर्षा और साथ ही आपका जो है 25 सेंटीमीटर सेंटीग्रेड टेम्परेचर, ये किस प्रकार के जो है फसल के लिए उपयुक्त है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो ये आपके जो है चावल हो जाएंगे। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आइसलैंड, यहाँ पर आपको बताना है आइलैंड नेशन
यहाँ पर आपको बताना कि सेशेल्स में भारत का अगला उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। ये भी क्वेश्चन जो है यहाँ पर आपका करंट से रिलेटेड आपके यहाँ पर आपका पूछे गए थे। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ये आपका यहाँ पर हो जाएगा दलबीर सिंह सुहानी हो जाएगा, लेकिन ये आपको याद नहीं रखना है। यहाँ पर आपको ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है रावी नदी पर जो योजना क्रियान्वित की गई है उसे क्या कहते हैं, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके रिपीट कई बार आपके किए गए। सारा क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि जनरली आपके काफ़ी ज़्यादा आपके रिपीट किए गए हैं। तो यहाँ पर आपको बताना करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन जो यहाँ पर आपको पूछा रहा है कि रावी नदी पर जो योजना यानी बनाए गए हैं ये आपका जो है किस प्रकार की योजना है, तो ये आपका थीम बांध योजना है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला देखिए हमारा पूछा जा रहा है कि दिए गए बंदरगाहों में से कौन सा बंदरगाह, यहाँ पर आपको बताना है कि कुदैंत्र मुख लौह अयस्क का निर्यात करता है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहे। तो बताइए कि कौन सा ऐसे बंदरगाह है जो कि लौह अयस्क का निर्यात करता है। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर आपका हो जाएगा न्यू मैंगलोर हो जाएगा जो लौह अयस्क का निर्यात करता है। अगला क्वेश्चन हमारा 49 नंबर श्रीहरिकोटा। यहाँ पर आपको बताना है कि श्रीहरिकोटा ये कहाँ पर स्थित है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो फ्रेंड्स याद रखना है कि श्रीहरिकोटा जो है जिसको हम लोग सतीश धवन अंतरिक्ष श्रीहरिकोटा के नाम से जानते हैं, ये आपका कहाँ पर है, तो ये आपके आंध्र प्रदेश में स्थित है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट आपका फिर वही क्वेश्चन आपका है जो कि आपको मिलाने वाला यानी कि कूट वाला क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको मिलान करना है। तो यहाँ पर आपको बताना करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको देखिए दिया गया है कि यहाँ पर आपको दिया गया मीनाम बक्कम दिया गया। तो मीनाम बक्कम जो है ये आपके कहाँ पर स्थित है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो मीनाम बक्कम जो है ये आपका स्थित है चेन्नई में, तो ये आपका इसके साथ चला जाएगा चेन्नई के साथ। इसके अलावा यहाँ पर आपको दिया गया इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तीन को पकड़ते हैं, जो आपको इजी लगे वही आपको सबसे पहले आपको मिलान करना है। तो इंदिरा गांधी हवाई अड्डा जो है ये कहाँ पर स्थित है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा था। ये तो लगभग अभ्यर्थी को पता होगा, ये आपके जो है दिल्ली में स्थित है। इसके अलावा यहाँ पर आपको दिया गया दमदम, तो दमदम आपका कोलकाता में स्थित है, एक के साथ चला जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर आपको दिया गया राजा मानसी दिया गया। तो राजा मानसी ये आपका किसके साथ संबंधित हो जाएगा, तो राजा मानसी आपका अमृतसर में स्थित है। और इसके अलावा यहाँ पर आपको दिया गया यहाँ पर क्या दिया गया, सांतरा कुंज दिया गया है, ये आपके मुंबई में स्थित है। इस प्रकार से अगर ऑप्शन को आप रिलेट करेंगे तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका जो है आप लोगों का राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है। अगला में यहाँ पर आपको बताना है कि शेरशाह सूरी द्वारा निर्मित ग्रैंड ट्रक रोड पहले कोलकाता को जोड़ता था। तो बताया कि कोलकाता को जोड़ता था, लेकिन ये जो है कोलकाता को जोड़ता था, किससे कोलकाता को जोड़ता था, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो ये जो है आपका पेशवाकर तक यानी कोलकाता को जो जोड़ता था, ये पेशावर तक जो है कोलकाता को जोड़ता था। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है 52 नंबर में, गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस सिद्धांत पर आधारित थी, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है कि गांधीवादी जो है अर्थव्यवस्था ठीक है, गांधीवादी अर्थव्यवस्था जो यहाँ पर आपका किस पर आधारित था, ये आपको यहाँ पर पूछे जा रहे हैं। यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ये आपका न्याय जो है यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, न्याय आपका धारिता पर आपका संबंधित है। तो इस प्रकार से करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है। अगला में यहाँ पर आपको बताना है कि क्या पूछा जा रहा है कि यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि दीनानाथ मंगलेश्वर पुरस्कार 2019 के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहे। तो बताए कि दीनानाथ मंगलेश्वर पुरस्कार 2019 से लाइफ टाइम अचीवमेंट किसे सम्मानित किया गया है, ये आपको यहाँ पर पूछे जा रहे हैं। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर जो है सलीम अली को 2019 में लाइफ अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपके राइट हो जाएंगे, हालांकि ये आपको याद नहीं रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा कि अपनी यहाँ पर आपको बताना है कि अपनी पहली पुस्तक फादर्स यहाँ पर आपको क्या दिया गया, फार्थेस्ट फील्ड एन इंडिया स्टोरी ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वार के लिए यहाँ पर आपको बताना है कि बिंघम कैंप यहाँ पर आपको दिया बिंघम कैंपबेल यहाँ पर आपको दिया है कैंपवेल पुरस्कार किसने जीता था, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। ये भी क्वेश्चन आपका जो है करंट से रिलेटेड आपको यहाँ पर पूछे गए हैं। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपका रघु कनार्ड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका जो है राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट आपको पूछा गया था 2019 का टैगोर साहित्य पुरस्कार किसने जीता,
ये आपको यहाँ पर पूछे गए थे। तो ये भी करंट से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछा गया था। ये आपका राणा जो है यहाँ पर आपका दासगुप्ता हो जाएगा। राणा दासगुप्ता के द्वारा 2019 का टैगोर साहित्य पुरस्कार जीते गए थे। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है। यहाँ पर आपको बताना है कि भारतीय मुद्रा रुपया की आधिकारिक विनिमय दर संबंधित है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि भारतीय मुद्रा रुपया की आधिकारिक विनिमय दर ये आपके किससे संबंधित है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आपको बताना है करेक्ट आंसर। तो बताए कि यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो भारतीय मुद्रा रुपया की आधिकारिक विनिमय दर जो है ये आपके किससे संबंधित है, ये आपको यहाँ पर पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ये किससे आपके संबंधित हो जाएगा, यह चुनी हुई विदेशी मुद्राओं के ये आपके समूह से संबंधित है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा है कि संघाई में एशिया गेम्स बैडमिंटन चैंपियनशिप 2019 में पुरुषों की एकल प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने किसने जीता था, ये आपको पर पूछा जा रहा है। तो बताइए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये भी आपका करंट से क्वेश्चन पूछा गया है। इसको चलिए हम लोग स्किप कर देते हैं, बेकार इसमें टाइम जो है वेस्ट नहीं करना है। अगला क्वेश्चन हमारे कि भारतीय रिजर्व बैंक भारत में मुद्रा आपूर्ति को M1, M2, M3 व M4 में बांटता है। तो M1 के अंतर्गत निम्न में से कौन आते हैं, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो बताइए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका जो देखिए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आपको क्या पूछा जा रहा है, M1, M2, M3 और M4 में बांटता है। तो M1 का मतलब क्या है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो देखिए इस प्रकार से अगर हम लोग देखें ना, तो यहाँ पर आपका एक भी आपका करेक्ट हो जाएगा। जो आपकी M1 के अंतर्गत जो रखे जाते हैं ये करेंसी नोट व सिक्के रखे जाते हैं। और इसके अलावा अगर दो को देखा जाए तो बैंक की मांग जमाएँ रखी जाती है। ऑप्शन अगर सी को देखा जाए तो रिजर्व बैंक की जो यहाँ पर आपका अन्य जमाएँ इसके पास ही आपके रखे जाते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी जो यहाँ पर आपको दिया गया है ये आपका यहाँ पर बिल्कुल जो है यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये देखिए ये क्वेश्चन में आपको जो है ध्यान से इसको थोड़ा सा आपको रखना है। ये क्वेश्चन आपका जो है पूछा जाता है, तो एक बार और इसको हम जो है रिपीट कर देते हैं। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक भारत में मुद्रा आपूर्ति को M1, M2, M3 व M4 के अंतर्गत जो है बांटता है। M1 के अंतर्गत क्या क्या आते हैं ये आपको पर पूछा रहे हो। देखिए फ्रेंड्स, M1 के अंतर्गत अगर देखा जाए तो इसके अंतर्गत आपका करेंसी नोट और आपका सिक्का आते हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए तो करेंसी नोट सिक्का के अलावा अगर देखा जाए तो बैंक की मांग और जमाएँ आते हैं। और रिजर्व बैंक की अन्य जमाएँ जो है इसी के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। तो आप सभी को ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा नेक्स्ट पूछा जा रहा है, राष्ट्रपति महात्मा गांधी जी की 150वीं राष्ट्रपिता यहाँ पर आपका होगा, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती पर किस कैबिनेट मंत्री ने मन में बापू का नारा दिया था, ये आपको पर पूछा रहे। तो बताइए कि बापू का नारा ये किसके द्वारा दिया गया था, किस कैबिनेट मंत्री के द्वारा दिया गया था, ये आपको पर पूछा रहे। तो ये जो दिया गया था आप सभी को पता होना चाहिए, ये श्री अमित शाह गृह मंत्री के द्वारा जो है यहाँ पर आपको दिए गए हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए यहाँ पर आपको पूछे रहे, स्वतंत्र भारत में सर्वाधिक 8 बार केंद्रीय बजट प्रस्तुत करने का श्रेय किस व्यक्ति को जाता है, ये आपको पर पूछा रहे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपके करंट से आपके क्वेश्चन आपके नहीं है। आपको बताना है कि स्वतंत्र भारत में सर्वाधिक 8 बार केंद्रीय बजट प्रस्तुत करने का श्रेय किस व्यक्ति को जाता है, ये आपको यहाँ पर पूछे जा रहे हैं। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मोरारजी देसाई को। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है, अगला में यहाँ पर आपको बताना है, यहाँ पर जिस प्रकार से पूछा जा रहा है कि संघ यानी केंद्र द्वारा वसूल किए गए निम्नलिखित करों में से वह कर कौन सा है जिसे राज्यों को नहीं सौंपा जा सकता है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। माल प्रेषण जो कर है ये राज्य को नहीं सौंपा जा सकता है केंद्र के द्वारा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है कि बजट घाटे से क्या तात्पर्य है, ये आपको यहाँ पर बताना है। ये आपके जो है इकोनॉमी से क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बजट घाटे से क्या तात्पर्य है, तो ये वित्तीय घाटे में से ब्याज का भुगतान घटाने पर जो प्राप्त होता है इसको हम लोग बोलते हैं बजट घाटे के नाम से जानते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, निम्न में से कौन भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी बन गई है जिसे विदेशों में भारतीय मशीनों में सैन्य राजनयिक के रूप में तैनात किया गया है, ये आपको पर पूछा रहा था। ये भी आपके क्वेश्चन जो है करंट से रिलेटेड आपका पूछा गया है। हालांकि आंसर की अगर बात किया जाए तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा अंजलि सिंह हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि हाल ही में यहाँ पर भी आपका जो है करंट से क्वेश्चन पूछा गया है, इसको भी हम लोग यहाँ पर स्किप कर देते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है
कि हिंदुस्तान एसोसिएटिक, यहाँ पर आपको बताना है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का मुख्यालय ये कहाँ पर स्थित है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स का जो मुख्यालय है ये आपके बेंगलुरु में स्थित है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पर आपको फ्रेंड्स याद रखना है ISRO यानी इसरो का जो मुख्यालय है ये भी आपके जो है बेंगलुरु में स्थित है। तो आप लोग ध्यान में रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा रहे NPK का संपूर्ण देश के लिए आदर्श अनुपात क्या है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आपको डायरेक्ट आंसर याद रखना है कि NPK के रूप में जो है ये पूरे वर्ल्ड को अगर देखा जाए तो क्या अनुपात है, संपूर्ण देश के लिए क्या ये अनुपात है, ये आपको यहाँ पर पूछे गए थे। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4:2:1 के रूप में है। अगला क्वेश्चन हमारा कि बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ था, ये आपको यहाँ पर पूछे जा रहे हैं। तो बताया कि बिहार जो है ये बंगाल से कब पृथक हुए थे। तो बिहार बंगाल से जो पृथक हुआ था ये आपके 1912 में हुए थे। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला यहाँ पर आपको देखिए नेक्स्ट में यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय चिन्हों की संख्या कितनी है, ये आपको यहाँ पर पूछा। राष्ट्रीय चिन्ह में सिंहों की संख्या कितनी है ये आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा टोटल 4 है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कि किस राज्य ने 5 अगस्त 2019, चलिए ये आपका करंट का क्वेश्चन है। अगला देखिए हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि मूल अधिकारों का निम्न कौन सा वर्ग अस्पृश्यता की समाप्ति का समाविष्ट करता है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आपको बताना है करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो पूछा जा रहा है कि मूल अधिकारों का निम्न में से कौन सा वर्ग अस्पृश्यता का समाप्ति करता है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो अस्पृश्यता को जो समाप्ति करता है ये कौन करता है, इसके बारे में बताना है। तो ये जो करता है ये आपके समानता का अधिकार करता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा है कि निदेशक तत्वों के बारे में यह कथन किसका है, बताना है कि यह एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर छोड़ दिया गया है। तो बताइए कि ये किनके द्वारा कहे गए थे, ये आपको यहाँ पर पूछा है। तो ये जो कहा गया था ये आपके KT शाह के द्वारा कहा गया था। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है। अगला में यहाँ पर आपको बताना है 73 नंबर ही तक आपको क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। उसके बाद जो भी आपके क्वेश्चन दिया गया है ये आपके मैथ और जो है आपके इंग्लिश का क्वेश्चन आपका है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में जो है कवर कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट पूछा रहे बिहार में सबसे पुरानी नहर कौन सी है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ये आपका यहाँ पर सोन नहर हो जाएगा। अगर ये पूछा जाता है कि बिहार का शोक नदी के नाम से किसे जाना जाता है, तो ये कोसी नदी के नाम से जाना जाता है। और साथ ही अगर बात किया जाए कि बिहार में सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो यहाँ पर आपका गंगा हो जाएगा। अगर ये पूछा जाता है बिहार की सबसे पुरानी नदी, अगर ये पूछा जाता है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सा है, तो ये आपका हो जाएगा इंदिरा गांधी नहर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपको सोन नदी आपको याद रखना है, ज़्यादा आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके नहीं पूछे जाते हैं। अगला देखिए यहाँ पर आपको पूछा रहे राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल का सदस्य होते हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन देख करके आपको बताना है। तो यहाँ पर आपको देखिए जो दिया गया है, एक में दिया गया है सांसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य होते हैं, बिल्कुल करेक्ट कहा जा रहा है। इसके अलावा देखिए यहाँ पर आपको जो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपको बी में दिया गया है राज्य विधान मंडलों के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य होते हैं, बिल्कुल करेक्ट कहा जा रहा है। ऑप्शन सी में दिया गया सभी राज्यों के विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं, बिल्कुल यहाँ पर आपका गलत कहा जा रहा है। हर एक राज्य में जो है विधान परिषद आपके नहीं है, ये आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। 4 में कहा जा रहा है कि दिल्ली और पुडुचेरी यानी पांडिचेरी भाषाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं, बिल्कुल यहाँ पर आपका करेक्ट कहा जा रहा है। तो इतने क्वेश्चन आपका प्रीवियस पेपर में आपका पूछा गया था, और मैथ और इंग्लिश और आपके जो है जो भी आपके हिंदी से क्वेश्चन आपका पूछा गया है। इसके बाद आपका टोटल आपका वही क्वेश्चन आपका है, इसको नेक्स्ट वीडियो में जो है हम लोग कवर करेंगे। आज की इस क्लास में लोग इतना ही कवर करते हैं। जो भी आपके क्वेश्चन आपके प्रीवियस पेपर में आपका पूछा गया था इसको मैंने कंप्लीटली आपको रिवील कर दिया है। करंट्स के भी क्वेश्चन आपके अच्छे खासे आपके पूछे गए थे, तो कहीं ना कहीं आपको करंट पर भी आपको जो भी आपका लेटेस्ट आपका करंट होंगे इस पर भी आपको ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि एग्जाम आपका नवंबर तक आपको कंडक्ट कराए जाएंगे। जिस प्रकार से आपका जो है CSBC का एक्टिविटी है और जिस प्रकार से आपका हिंदुस्तान पेपर में अपडेट भी दिया गया था। बाकी किसी प्रकार का डाउट या संशय हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, क्योंकि जब भी वीडियो अपलोड होगा तो आप नोटिफिकेशन पहुंचते रहेगा।
क्लास पे हम लोग जो है वन लाइनर प्रश्नों को कवर करेंगे, क्योंकि आपका प्रीवियस पेपर है तो वन लाइनर हम लोग जो है यहाँ पर 150 क्वेश्चन को कवर करेंगे। इसके अलावा शाम में जब आपको इवनिंग टाइम में जो क्लास आपको प्रोवाइड किया जाएगा तो वहाँ पर आपको ऑप्शनल आपको मिल जाएगा, क्योंकि वहाँ पर आपका जो भी आपका क्वेश्चन आपका लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित है, जिस प्रकार से अभी आपका रिसेंटली अभी मद्य निषेध में और साथ ही आपका जिस प्रकार से अभी नए पैटर्न को आपका फॉलो किया जा रहा है उसके बेसिस पर आपको कराए जाएंगे। और ये आपका प्रीवियस ईयर पेपर है तो इसको वन लाइनर हम लोग जो है कवर करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है कि रक्त जो है किस प्रकार का उत्तक है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो बताइए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर जो आपका हो जाएगा ये आपका हो जाएगा तरल संयोजी उत्तक। रक्त जो होता है ये आपके तरल संयोजी उत्तक का उदाहरण होता है, तो यहाँ पर आपका तरल संयोजी उत्तक जो है यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि धमनी में किस प्रकार का रक्त प्रभावित होता है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि धमनी में किस प्रकार के रक्त का प्रवाह होता है, तो यहाँ पर आपका शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा शुद्ध रक्त। आपको ध्यान में रखना है, पूछा जाता है कि सीरा में किस रक्त का प्रवाह होता है, तो वहाँ पर अशुद्ध रक्त का प्रभाव होता है। और धमनी में अगर देखा जाए तो यहाँ पर आपका हो जाएगा शुद्ध रक्त का प्रभाव होता है। पूछा जाता है कि नस में किस प्रकार यानी कि आपके जो है सिरा का दीवार मोटी होती है या फिर धमनी का दीवार मोटी होती है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा धमनी की दीवार आपके मोटी होती है। और देखिए यहाँ पर क्या है कि शुद्ध रक्त कहने का मतलब है कि जिसमें कि ऑक्सीजन आपके मिले हुए रहते हैं, इसको हम लोग शुद्ध रक्त के अंतर्गत रखते हैं। जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिले होते हैं इसको हम लोग अशुद्ध रक्त के अंतर्गत रखते हैं। तो देखिए जो हीमोग्लोबिन आपके होते हैं ये क्या करते हैं कि ऑक्सीजन को ये एब्जॉर्ब करके और ये क्या करता है कि धमनी के द्वारा पहले तो आपके आते हैं यहाँ पर आपका फेफड़ा में आते हैं, और फेफड़ा से फिर ये क्या होता है कि जो है आपके यहाँ पर आपके आ जाता है यानी कि आपका हार्ट में आ जाता है, और हार्ट से फिर क्या होता है कि ये धमनी के द्वारा बॉडी के सभी अंगों तक पहुंचता है। और ये क्या होता है कि ऑक्सीजन को लेकर के जाता है, इसलिए हम लोग इसको जो है शुद्ध रक्त के अंतर्गत इसको रखते हैं। ठीक है, तो इतने पॉइंट यहाँ से याद रखना है। हालांकि ज्यादा इस वीडियो में हम लोगों को डिस्कशन नहीं करना है, वन लाइनर प्रश्न जो भी आपका ऑप्शनल रहेगा उसमें 4 ऑप्शन को हम लोग डिटेल में कवर करेंगे। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन सॉरी यहाँ पर आपको हो जाएगा शुद्ध रक्त, तो आप लोगों को यहाँ पर ध्यान में रखना है। अगला देखिए यहाँ पर आपको पॉइंट भी यहाँ पर आपको दिया गया है, जबकि सीरा में क्या होता है तो अशुद्ध रक्त का प्रवाह होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे कि टिबिया तथा फिबुला के बीच कौन सी संधि होती है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा कब्जा संधि होता है, यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कब्जा संधि। तो ध्यान में रखेंगे आप लोग। इसके अलावा यहाँ पर देखिए दिया गया है कि इसे हिंज ज्वाइंट भी कहा जाता है। तो आपको याद रखना कि टिबिया और फिबुला के बीच की ज्वाइंट को क्या कहा जाता है, तो इसे हिंज ज्वाइंट के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा अगला में यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि मलेशिया की मुद्रा क्या है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो बताइए फ्रेंड्स कि मलेशिया की मुद्रा क्या है, तो ये आपका यहाँ पर रिंगित हो जाएगा। सारा आपके प्रीवियस ईयर में आपके पूछे हुए क्वेश्चन है आपका, जो कि 2008 से लेकर के 2022 तक को मैंने सेलेक्ट किया हुआ है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा रिंगित, जो कि मलेशिया की आपके मुद्रा है। अगला क्वेश्चन हमारा कि रंगा स्वामी कप का संबंध किससे है, किस खेल से है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो यहाँ से देखिए आपका रंगा स्वामी यानी खेल से संबंधित 100% आपका गारंटी है कि हर एक एग्जाम में आपके जो है ये आपके अभी तक आपके पूछे गए जितने भी आपका बिहार से रिलेटेड आपका एग्जाम कंडक्ट हुआ है, और ये हर एक एग्जाम में आपके जो है पूछे जाते हैं कि कौन से शब्दावली किस खेल से संबंधित है, या फिर आपको दिया जाता है कि सिली पॉइंट आपके किससे संबंधित है। जैसे आपका क्रिकेट से संबंधित है, रणजी ट्रॉफी हो गया, आपका संतोष ट्रॉफी हो गया, तो ये सभी क्या है तो आपके फुटबॉल से संबंधित है। जैसे दिलीप ट्रॉफी अगर देखा जाए तो ये आपके क्रिकेट से संबंधित है। इस प्रकार के क्वेश्चन हर एक बार आपके छपते हैं, तो आप लोगों को ध्यान में रखना है। बाकी मैं टॉपिक वाइज जब कवर करूंगा तो बिल्कुल भी आपका एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। जैसे हम लोग खेल से संबंधित अगर प्रश्नों को कवर करेंगे तो वहां से लगभग हम लोग 100 क्वेश्चन या फिर जितने भी आपके क्वेश्चन आपके बनेंगे इन सभी को कवर करेंगे। तभी आपका क्या है कि फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट में एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा, और ज्यादा से ज्यादा नंबर जब आएगा तो आप खुद ब खुद आप मोटिवेट भी होंगे और आपको लगेगा भी कि हाँ कुछ पढ़े हुए हैं। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा रंगा स्वामी किस खेल से संबंधित है, यहाँ पर आपका हो जाएगा हॉकी से संबंधित है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है हॉकी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है कि विश्व दूरसंचार दिवस कब मनाया जाता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो देखिए जो दूर आपका विश्व संचार दिवस जो आपके मनाए जाते हैं ये आपके 17 मई को मनाए जाते हैं। तो आप सभी लोग ध्यान में रखेंगे कि जो है आपके विश्व संचार दिवस कब मनाए जाते हैं, तो ये 17 मई को मनाए जाते हैं। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि यहाँ पर आपको याद रखना है कि विश्व विरासत दिवस कब मनाए जाते हैं, तो ये आपका 18 अप्रैल को मनाए जाते हैं। लुई ब्रेल दिवस कब मनाए जाते हैं, तो ये आपके 4 जनवरी को मनाए जाते हैं। आपको ध्यान में रखना है कि 4 जनवरी को मनाए जाते हैं। इसके अलावा देखिए विश्व डाक दिवस कब मनाए जाते हैं, तो ये आपका 9 अक्टूबर को मनाए जाते हैं। डाक दिवस से रिलेटेड भी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, तो आप लोगों को ध्यान में रखना है। अगला पॉइंट है आपका कि विश्व डाक दिवस, तो ये आपका 9 अक्टूबर को मनाए जाते हैं। अगला है कि राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस, ये कब सेलिब्रेट किए जाते हैं, तो ये आपके जो है 17 नवंबर को किए जाते हैं। तो आप इतना पॉइंट को जो है ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारे यहाँ पर आपको पूछा है आगरा का लाल किला किसने बनवाया था, ये आपको यहाँ पर पूछा है। तो बताइए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका अकबर। अकबर जो है अकबर के द्वारा जो है आगरा के लाल किले का निर्माण कराया गया था। अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था, ये आपको यहाँ पर पूछा है। इस प्रकार के प्रश्नों को जनरली आपके रिपीट किए जाते हैं। आपको ध्यान में रखना कि दिल्ली का लाल किला जो निर्माण कराया गया था ये शाहजहां के द्वारा कराए गए थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
अगला यहाँ पर आपको देखिए नेक्स्ट में यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि जैन धर्म, यहाँ पर आपको बताना है कि श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदायों में किसके समय में विभाजित हुआ था, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो बताए कि जैन धर्म जो विभाजित हुआ था ये आपका श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदायों के बीच जो है किस समय विभाजित हुआ था, किसके शासनकाल में विभाजित हुआ था, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो ये जो हुआ था आपका चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुआ था। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। अगला क्वेश्चन हमारा कि आगरा शहर की स्थापना किसने की थी, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो आगरा शहर की जो स्थापना किया गया था ये सिकंदर लोदी के द्वारा किया गया था 1504 ईस्वी में। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिकंदर लोदी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है कि होम रूल लीग की स्थापना किस विश्व युद्ध के समय में हुई थी, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। तो वन लाइनर प्रश्न इसलिए थोड़ा स्पीड खींचेंगे, उसके बाद जब आपका ऑप्शनल वाला आएगा तो उसमें हम लोगों को धीरे धीरे ही कवर करना है। तो यहाँ पर आपको ध्यानपूर्वक देखते चलना है और बाकी आपको माइंड में फिट करते चलना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो पूछा जा रहा है कि होम रूल जो आपके लीग है की स्थापना किस विश्व युद्ध के समय में हुई थी, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा प्रथम विश्व युद्ध के समय हुआ था जो कि 1916 में हुआ था। तो आप सभी लोग ध्यान में रखेंगे होम रूल लीग की स्थापना कब हुआ था, तो ये प्रथम विश्व युद्ध के समय 1916 में हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो रिपीट भी करते चलना है। अगला देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है, यहाँ पर आपको बताना है कि बोमडीला दर्रा किस राज्य में स्थित है, ये आपको यहाँ पर पूछा जाता है। दर्रा से रिलेटेड भी क्वेश्चन आपके फिक्स होते हैं जो कि आपके पूछे जाते हैं। तो आपको ध्यान में रखना कि जो आपका बोमडीला दर्रा दिया गया ये आपके अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। इसके अलावा दर्रा से रिलेटेड जो भी आपका हाईलाइटेड पॉइंट है यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है। जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख पाए, यहाँ पर आपको दिया गया है, यहाँ पर आपको दिया गया है यंग याप दर्रा, ये कहाँ पर स्थित है, ये आपके जो है अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, याद रखेंगे आप लोग। अगला यहाँ पर आपको दिया गया है जेलेपला दर्रा, ये कहाँ पर स्थित है, तो ये आपके सिक्किम में स्थित है। तो ध्यान में रखेंगे जेलेपला दर्रा कहाँ पर है, तो ये आपके सिक्किम राज्य में स्थित है। अगला पॉइंट है हमारा कि बड़ा लाचा दर्रा, तो बताए कि बड़ा लाचा दर्रा ये कहाँ पर स्थित है, ये आपका हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो आप सभी लोग ध्यान में रखेंगे। अगला है कि पीर पंजार दर्रा, ये कहाँ पर स्थित है, तो जम्मू कश्मीर में स्थित है। ये आपके प्रीवियस ईयर के आपके फॉरेस्टर के एग्जाम में आपके रिपीट भी हुए थे। इसके अलावा जो जिला दर्रा भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है आपका, जो जिला दर्रा ये कहाँ पर स्थित है, तो ये आपके जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो इतने फैक्ट को यहाँ से आपको ध्यान में रखना है। आगे देख लीजिए, यहाँ पर आपको कुछ और भी आपको महत्वपूर्ण आपको पॉइंट दिए गए, जैसे कि यहाँ पर आपको दिया गया है नीति दर्रा, ये कहाँ पर स्थित है, तो ये आपके उत्तराखंड में आपके स्थित है। अगला देख लीजिए, यहाँ पर आपको रोहतास दर्रा दिया गया, रोहतांग दर्रा ये कहाँ पर है, तो ये आपका हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अगला है हमारा कि माना दर्रा, ये कहाँ पर है, तो ये आपको उत्तराखंड में स्थित है। अगला है यहाँ पर आपका जो है बुर्जिल दर्रा, ये कहाँ पर स्थित है, तो ये आपके जम्मू कश्मीर में स्थित है। इतने पॉइंट आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके लगातार जो है पूछे गए हैं। अगला में यहाँ पर आपको देखिए नेक्स्ट में यहाँ पर आपको दिया गया है कि साल और सागौन किस वन के सबसे महत्वपूर्ण पेड़ है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका यहाँ पर हो जाएगा पर्णपाती वन का जो है ये आपका आपका यहाँ पर सार और सागवान जो है किस वर्ण का सबसे महत्वपूर्ण पेड़ है, तो ये आपके पर्णपाती वन का महत्वपूर्ण पेड़ है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा पर्णपाती। अगला क्वेश्चन हमारा कि बंगाल की खाड़ी एवं अरब सागर को कौन जोड़ती है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको याद रखना कि ये जो है आपके जो है पाक जल डमरू के द्वारा जोड़ा जाता है। ये भी आपका रिपीटेड आपके क्वेश्चन है, ध्यान में रखेंगे कि बंगाल की खाड़ी एवं अरब सागर को कौन जोड़ता है, तो यहाँ पर आपको हो जाएगा पाक जल डमरू। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पाक जल डमरू। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि बद्रीनाथ किस नदी के तट पर बसा है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अलकनंदा नदी के तट पर बद्रीनाथ बसे हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है कि लखनऊ किस नदी के किनारे बसा हुआ है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका यहाँ पर हो जाएगा गोमती नदी के तट पर जो है लखनऊ बसे हुए हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको याद रखना है अहमदाबाद किस नदी के तट पर बसा हुआ है, तो ये साबरमती नदी के तट पर बसा हुआ है। अगला क्वेश्चन है हमारा जमशेदपुर ये किस नदी के तट पर बसा हुआ है, तो ये स्वर्ण रेखा नदी के तट पर बसा हुआ है। इसके अलावा यहाँ पर आपको दिया गया है अयोध्या किस नदी के तट पर बसा है, तो ये सरयू नदी के तट पर बसा हुआ है। इसके अलावा यहाँ पर आपको कटक दिया गया है, ये आपके महानदी के तट पर बसा हुआ है। यहाँ से क्वेश्चन आपका लगातार आपके पूछे जाते हैं, आपको ध्यान में रखना कि पूछा जाता है कि भारत में चावल अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पर स्थित है, तो ये ओडिशा राज्य के कटक में स्थित है। और पूछा जाता है कि हीराकुंड परियोजना ये किस नदी पर बनाए गए हैं, तो ये महानदी पर बनाए गए हैं। तो इससे जो है दो ऐसा हाईलाइटेड पॉइंट है जो कि लगातार आपके रिपीट होते हैं, तो याद रखना है। अगर ये पूछा जाता है कि वर्ल्ड में जो है यानी विश्व में चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर खोला गया है, तो ये फिलीपींस में खोला गया है। इतने पॉइंट को यहाँ से आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है कि प्यासी भूमि का देश किसे कहा जाता है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो बताइए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो प्यासी भूमि का जो देश कहा जाता है ये ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ये आपका यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कि कॉकपिट
ऑफ यूरोप किसे कहा जाता है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो फ्रेंड्स याद रखना है कि कॉकपिट ऑफ यूरोप जो कहा जाता है ये बेल्जियम को कहा जाता है, ध्यान में रखेंगे। बेल्जियम को जो है कॉकपिट ऑफ यूरोप के नाम से भी जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे कि सबसे अधिक चाय का उत्पादन किस राज्य में होता है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। ये सब क्वेश्चन अगर आप जेन्युइन, अगर अच्छे तरीके से आप पुराने स्टूडेंट होंगे तो आपको पता होगा कि इस प्रकार के क्वेश्चन को ज़्यादातर आपका रिपीट होता है बिहार में कोई भी एग्जाम अगर कंडक्ट होता है तो। ध्यान में रखना है कि सबसे अधिक चाय का उत्पादन के बारे में पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा असम हो जाएगा, करेक्ट आंसर असम हो जाएगा। जबकि कॉफी के बारे में अगर बात करो तो फिर आपका कर्नाटक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है सबसे अधिक कहवा का उत्पादन कौन सा राज्य करता है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। तो कहवा का सबसे अधिक जो उत्पादन करता है ये कर्नाटक में किया जाता है, तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर आपका कर्नाटक करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा रहा है कि भटकल बंदरगाह किस राज्य में स्थित है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स, भटकल बंदरगाह जो है ये आपके कर्नाटक में ही आपके स्थित है, तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर आपका कर्नाटक करेक्ट हो जाएगा कि भटकल बंदरगाह जो है ये कहाँ पर स्थित है, ये आपके कर्नाटक में स्थित है। तो आप सभी लोगों को ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारे यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि मूल कर्तव्य को संविधान में कब जोड़ा गया है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो आप सभी को ध्यान में रखना कि मूल संविधान जो है, मूल कर्तव्य को संविधान में कब जोड़ा गया है, ये आपको यहाँ पर पूछे जा रहा है। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट हो जाएगा 1900 आपके जो है 76 में आपके जोड़े गए हैं। और अगर यहाँ पर आपको ये पूछा जाता है, सॉरी यहाँ पर आपका देखिए क्वेश्चन आपको दिया ही गया है भारतीय संविधान इन मौलिक अधिकार से रिलेटेड, और यही मैं फैक्ट अभी कवर करता, तो यहाँ पर आपको आगे दिया भी गया है, क्योंकि एक ही क्वेश्चन को कई तरीके से आपके पूछे गए हैं और सारा मैंने कलेक्ट किया हुआ है, तो आप लोगों को ध्यान से देखना है। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा नेक्स्ट पूछा रहे कि 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। तो 44वां संविधान संशोधन से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, तो यहाँ पर आपको हो जाएगा 1978 में जो है 44वां संविधान संशोधन हुआ था। और आपको पूछा जाता है कि जो मौलिक अधिकार है, सॉरी आपके मूल अधिकार है, ये मूल संविधान में कितना था, तो ये टोटल आपके जो है 7 थे। लेकिन यहाँ पर क्या है कि जब आपका 44वां संविधान संशोधन हुआ, यानी मूल अगर अधिकार अगर देखा जाए तो 42वां संविधान संशोधन जब हुआ था तो इसमें टोटल जो है मूल अधिकार कितना था, तो टोटल आपके 7 थे। लेकिन 44वां जब संविधान संशोधन हुआ ये आपका 1978 में, तो यहाँ पर क्या है कि संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। इस वजह से क्या है कि अभी अगर देखा जाए तो टोटल कितने मौलिक अधिकार हैं, इन मूल अधिकार हैं, तो यहाँ पर आपका हो जाएंगे 6। जबकि अगर इस प्रकार से अगर पूछा जाता है कि टोटल कितने मूल संविधान में कितने टोटल मूल अधिकार थे, यानी फंडामेंटल राइट्स हैं, तो यहाँ पर आपका 7 हो जाएगा। जबकि अगर वर्तमान समय में देखा जाए तो संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार के रूप में बनाया गया है, जिसमें कि अगर वर्तमान में देखा जाए तो टोटल आपके 6 जो है ये आपके मूल अधिकार बचे हुए हैं। तो इतने फैक्ट को यहाँ से आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा है कि राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो राष्ट्रीय आय में अगर देखा जाए तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, तो सेवा क्षेत्र हो जाएगा, इसको हम लोग मिश्रित अर्थव्यवस्था भी बोलेंगे, सॉरी यहाँ पर देखिए आपका क्या हो जाएगा, सेवा क्षेत्र हो जाएगा। तो सेवा क्षेत्र में राष्ट्रीय आय में दिया गया, तो राष्ट्रीय आय में जो यहाँ पर आपका सेवा क्षेत्र का योगदान सबसे अधिक है। जबकि अगर हम लोग बिहार से रिलेटेड एग्जाम अगर आप देने वाले हैं तो आपको याद रखना है, यहाँ पर बिहार में अगर पूछा जाता है कि किससे सबसे ज़्यादा जो है यहाँ पर आपका मतलब जो है राष्ट्रीय सॉरी आपके जो भी आपका जीडीपी है, क्योंकि जीडीपी जो होता है आपका जैसे कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, तो यहाँ पर मान लिया जाए कि किसी निश्चित अगर क्षेत्र का अगर जीडीपी निकाला जाता है तो ऑल ओवर जितने भी वहाँ पर आपका वृद्धि होता है आय में, वही हम लोग जीडीपी के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है कि जैसे अगर मान लीजिए बिहार से रिलेटेड अगर पूछा जाता है सबसे अधिक योगदान किसका है, तो ये आपके कृषि क्षेत्र का हो जाएगा। तो आप लोगों को ध्यान में रखना है, अगर राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान की अगर बात किया जाए तो यहाँ पर आपका सेवा क्षेत्र हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारे यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि भारत का सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन सा है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। तो सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय की अगर बात किया जाए तो यहाँ पर आपका गोवा हो जाएगा, और गोवा सबसे जो है छोटा राज्य है। और आपको ध्यान में रखना है अगर सबसे कम प्रति व्यक्ति आय के बारे में पूछा जाता है तो यहाँ पर आपका बिहार हो जाएगा। ठीक है, तो इतने फैक्ट को यहाँ से आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारे पूछे जा रहे IMF का मुख्यालय कहाँ पर है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहे। तो देखिए फिर याद रखना है, IMF मुख्यालय के बारे में पूछा जा रहा है। तो IMF का मतलब होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड होता है, और इसका जो मुख्यालय है कहाँ पर है, तो वाशिंगटन DC में है। तो आप सभी लोगों को ध्यान में रखना है, ये क्वेश्चन आपका रिपीट किया जाता है। तो IMF का जो मुख्यालय ये कहाँ पर है, तो वाशिंगटन DC में है, तो ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है अष्टक नियम किसने दिया था, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। तो ये न्यूलैंड्स के द्वारा दिया गया था अष्टक नियम, ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपका हो जाएगा न्यूलैंड्स। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा रहे 1929 की महामंदी किस क्षेत्र में शुरू हुई थी, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा। तो 1929 की महामंदी ये उत्तरी अमेरिका से शुरू हुई थी, यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तरी अमेरिका। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारे यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि लखनऊ कढ़ाई की किस कला के लिए प्रसिद्ध है, ये आपको यहाँ पर पूछा जाता है। लखनऊ कढ़ाई जो है ये किस कला के लिए प्रसिद्ध है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो ये आपका चिकनकारी जो है पारंपरिक कला के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा चिकनकारी पारंपरिक हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा है, सफदरगंज का मकबरा कहाँ स्थित है, ये आपको ऊपर पूछा रहे। तो बताए कि सफदरगंज का मकबरा ये कहाँ पर स्थित है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर दिल्ली। दिल्ली में सफदरगंज का मकबरा स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा यहाँ पर आपको पूछा है कि सारनाथ स्तूप किस राज्य में स्थित है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सारनाथ का स्तूप कहाँ पर स्थित है, तो ये आपके उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन हमारा कि दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो ये आपका यहाँ पर भारत हो जाएगा करेक्ट आंसर। भारत का सबसे बड़ा जो है लिखित संविधान है। अगला क्वेश्चन हमारा कि भारतीय संविधान का अधिकांश भाग किस से लिया गया है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। तो भारतीय संविधान का अधिकांश अगर भाग देखा जाए तो भारत का अधिनियम 1935 के तहत लिया गया है। यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर आपको हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1935 के जो है बेसिस पर लिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र किस राज्य में स्थित है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपका क्वेश्चन मार्क कर लेना है आप लोगों को। यहाँ पर आपका देखिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो सतीश धवन जो अंतरिक्ष केंद्र है ये आपका श्रीहरिकोटा में स्थित है। और श्रीहरिकोटा कहाँ पर है, तो ये आपके आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, और देखिए यहाँ पर अभी जो आपका 14 तारीख को जो भी आपका एग्जाम आपका एंड हुआ है, पूछा गया था कि आंध्र प्रदेश का नया कैपिटल अभी किसे बनाया गया है, तो ये बनाया गया है विशाखापट्टनम को बनाया गया है। ये करंट से क्वेश्चन आपके पूछे गए थे 14 मई को जो भी आपका एग्जाम आपका हुआ था मद्य निषेध में, यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा गया था, तो आप लोगों को ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा इसरो का मुख्यालय कहाँ है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा था। इसरो का देखिए सबसे पहले अगर फुल फॉर्म की अगर बात किया जाए तो इंडियन स्पेस रिसर्च एंड ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर आपका हो जाएगा। और यहाँ पर आपको बताना है कि इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर बेंगलुरु। बेंगलुरु में जो है इसरो का मुख्यालय है। अगला क्वेश्चन हमारा कि इसरो की स्थापना कब हुई थी, तो इसका 1969 में इसरो की स्थापना हुआ था। तो यहाँ से आपको इतने पॉइंट को ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारे यहाँ पर आपको पूछा रहा है कि दांचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, तो आपको ध्यान में रखना है कि दांचीग्राम जो राष्ट्रीय अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है, तो ये आपके जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है, तो ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है, कौन सी जल संधि मलेशिया को, यहाँ पर आपको बताना है कि मलेशिया को सुमात्रा द्वीप से अलग करता है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स, मलक्का जो जल संधि है ये क्या करता है, तो ये जो है मलेशिया को ये आपका सुमात्रा द्वीप से अलग करता है। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मलक्का द्वीप, तो ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा कि किस मुगल बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो क्वेश्चन को फिर से पढ़िए कि किस मुगल बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा औरंगजेब, ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है कि प्रथम बौद्ध संगीति कब हुई थी, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो प्रथम जो बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था ये आपका 483 ईसा पूर्व जो है ये राजगिरी में आपके संपन्न हुए थे। तो ध्यान में रखेंगे कि प्रथम बौद्ध संगीति कब हुई थी, तो 483 ईसा पूर्व ये राजगिरी में संपन्न हुआ था। अगला क्वेश्चन हमारा कि वाटरलू का युद्ध कब लड़ा गया था, ये देखिए क्वेश्चन आपका पूछा गया था मद्य निषेध जो अभी आपका एग्जाम हुआ है वहां पर भी ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था, वाटरलू का युद्ध कब लड़ा था। देखिए हुबहू क्वेश्चन आपका जो है प्रीवियस ईयर आपके पूछे गए हैं और मैंने प्रीवियस ईयर उच्च हुआ मैंने आपको रिवील भी किया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है तो मद्य निषेध वाला जाकर के क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, यहीं से आपका 2 क्वेश्चन आपका पूछा गया था। आप समझ सकते हैं कि प्रीवियस ईयर से किस प्रकार से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका 1815 आपका हो जाएगा। वाटरलू का युद्ध जो है ये कब हुआ था, तो ये आपका 1815 में आपके हुए थे। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहा है कि चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आपको हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में जो है चीनी यात्री जो है बौद्ध धर्म दर्शन के लिए जो है नालंदा विश्वविद्यालय आए थे। तो ध्यान में रखना है, अगर ये पूछा जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो ये कुमार गुप्त के द्वारा किया गया था। लेकिन नालंदा विश्वविद्यालय के मैं अगर बात करूँ कि जो है इसका ध्वस्त किसके द्वारा किया गया था, इसका जो मतलब पूरा जो सर्वनाश कर दिया गया, ध्वस्त कर दिया गया है, तो ये बख्तियार खिलजी के द्वारा किया गया था। और साथ ही पूछा जाता है बिहार से रिलेटेड एग्जाम होता है तो पूछा जाता है कि जो आपके भागलपुर में जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुआ है यहाँ पर आपको पूछा जाता है कि ये जो है किनके द्वारा किया गया था, तो ये धर्मपाल के द्वारा किए गए थे। तो इतने फैक्ट को यहाँ से आपको याद रखना है जो कि आपके पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है कि मेगास्थनीज किसके समय में भारत आया था, ये आपको पर पूछा रहा था। मेगास्थनीज जो है ये चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आए थे। तो ध्यान में रखना है, यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। अगला क्वेश्चन हमारा कि भारतीय ध्वज के डिजाइन को किसने तैयार किया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका रिपीट किया जाता है। तो आपको याद रखना कि पिंगली वेंकैया के द्वारा भारतीय ध्वज का डिजाइन तैयार किया गया था। अगला क्वेश्चन हमारा
भारतीय झंडा तिरंगा झंडा को संविधान सभा द्वारा कब स्वीकार किया गया था? यहाँ पर आपका हो जाएगा कब स्वीकार किया गया था। तो जैसा कि आपको पता है कि 22 जुलाई 1947 को आपके जो है स्वीकार किया गया था। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 22 जुलाई 1947 को जो भारतीय झंडा जो तिरंगा है इसको संविधान के द्वारा स्वीकार किया गया था। कब किया गया था? 12 जुलाई 1947 को किया गया था। अगला क्वेश्चन हमारा कि झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये आपको यहाँ पर बताना है। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा JB कृपलानी जो कि झंडा समिति के अध्यक्ष बने थे। अगला क्वेश्चन है नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? ये आपको यहाँ पर पूछा है। इस बार जो पूछा गया था मद्य निषेध के एग्जाम में आपका 14 मई वाला में पूछा गया था कि जो आपके हिमालय से किस प्रकार की नदी निकलता है, तो तरह तरह के उसमें आपको ऑप्शन दिया गया था। एक में आपको दिया गया था रामगंगा, तो वहाँ पर आपका रामगंगा जो है यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर था। तो यहाँ से भी क्वेश्चन देख पाएंगे आपका फिर से आपका पूछा गया नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? तो अमरकंटक की पहाड़ी से निकलता है। यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अमरकंटक की पहाड़ी से। और आपको एक चीज़ आपको ध्यान में रखना, अगर ये पूछा जाता है कि गंगा कहाँ से निकलती है तो ये जो है आपका हिमालय से निकलती है, हिमालय की पहाड़ी से निकलता है। लेकिन अगर देखा जाए तो रियल में वहाँ से निकलता नहीं है, लेकिन छोटा मोटा एग्जाम होता है तो वहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर रहता है ये आपका हिमालय की पहाड़ी ही रहता है। जबकि अगर देखा जाए तो ये उत्तराखंड के गोमुख से निकलते हैं। वो मैं आपको जो है कभी कॉन्सेप्चुअल वो क्वेश्चन है आपका, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जब मैं ज्योग्राफी का क्लास प्रोवाइड करूंगा तो वहाँ पर उसको रिवील करेंगे हम, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान में रखना कि अगर जनरली अगर ये पूछा जाता है कि गंगा का जो निर्माण है ये कहाँ से होता है, तो आपको ध्यान में रखना कि गंगा का निर्माण जो होता है ये कहाँ से, तो हिमालय की ये पहाड़ी से होती है। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारे यहाँ पर आपको पूछा है कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा गोदावरी। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय गान को प्रथम बार कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? तो बताइए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो कोलकाता अधिवेशन 1911 में जो है सर्वप्रथम राष्ट्रीय गान को गाया गया था। और राष्ट्रीय गान किनके द्वारा लिखा गया है? तो ये रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है, ध्यान में रखेंगे। और साथ ही आपको याद रखना कि रविंद्रनाथ टैगोर को जो है और यहाँ पर आपको याद रखना कि रविंद्रनाथ टैगोर को जो आपके साहित्य के क्षेत्र में उपाधि भी दिया गया था। और आपको याद रखिए अमार सोनार बांग्ला ये किसके द्वारा लिखा गया? तो बांग्लादेश का आपका राष्ट्रीय जो गीत है अमार सोनार बांग्ला ये भी रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। तो इतने फैक्ट को यहाँ से आपको ध्यान में रखना है। पूछा जाता है कि अमार सोनार बांग्ला ये किनके द्वारा लिखा गया है? तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है, ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट नंबर आपको देखिए पूछा रहे 15 नंबर में, स्वतंत्र भारत में मुद्रा का अवमूल्यन प्रथम बार कब किया गया था? ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका 1949 में किया गया था। यानी स्वतंत्र भारत में मुद्रा का अवमूल्यन जो है सर्वप्रथम कब किया गया था? 1949 में किया गया था, ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा कि भारत में कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा किस माह में होती है? ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो अक्टूबर नवंबर के माह में होती है। और यहाँ से आपको एक पॉइंट याद रखना है, गारो खासी की पहाड़ी कहाँ पर स्थित है? तो यह आपके जो है मेघालय में आपकी स्थित है, ध्यान में रखेंगे। गारो खासी की पहाड़ी कहाँ पर है? तो ये मेघालय में स्थित है। यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। और गारो खासी पहाड़ी में क्या होता है कि 12 वर्ष वहाँ पर क्या होता है कि यानी 12 माह वहाँ पर क्या होता है कि नमी बना हुआ रहता है। चूंकि वहाँ पर अगर मानसून अगर देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर नमी की मात्रा हमेशा रहती है। और गारो खासी में क्या होता है कि हमेशा बारिश होती रहती है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अक्टूबर नवंबर। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारे यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है, भारत में अधिकांश वर्षा किस मानसून से होती है? ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो अधिकांश जो वर्षा होता है किस मानसून से होता है? तो ये आपका जो दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण से होता है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण से। अगला क्वेश्चन हमारा कि तारपीन का तेल किस पेड़ से निकाला जाता है? ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये चीड़ के पेड़ से जो है तारपीन नामक तेल निकाला जाता है। ये फाइलेरिया के लिए जो है ये तेल का जो है यूज किया जाता है। तो ध्यान में रखेंगे, यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा चीड़ के तेल से। और पूछा जाता है कि वनों का राजा किसे कहा जाता है? तो चीड़ के पेड़ को जो है जंगल का राजा भी कहा जाता है। तो ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारे यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि ग्राम पंचायत के निर्वाचन में चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो न्यूनतम आयु जो है 21 वर्ष होना चाहिए। तो ध्यान में रखेंगे कि ग्राम पंचायत का निर्वाचन हेतु चुनाव लड़ने के लिए जो मिनिमम आपका यहाँ पर एज होना चाहिए, कितना होना चाहिए? तो 21 ईयर्स आपका होना चाहिए। अगला क्वेश्चन हमारा कि 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था? ये आपको यहाँ पर पूछा रहा था। ये आपका हुआ था, कब हुआ था? तो 1992 में जो है 73वां संविधान संशोधन हुआ था। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछे जा रहे हैं कि पंचायत का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो देखिए जो पंचायत का कार्यकाल होता है ये आपका यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट आंसर, ये 5 वर्ष का होता है। तो ध्यान में रखेंगे
कि पंचायत का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो 5 वर्ष का होता है। लोकसभा का कार्यकाल कितने का होता है, तो 5 वर्ष का होता है। राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है, तो राज्यसभा का भी कार्यकाल कितने का होता है, तो 5 साल का होता है। लेकिन राज्यसभा का कार्यकाल ये आपके 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना का होता है, तो ये आपके 5 साल का होता है। तो इतने फैक्ट को यहाँ से आपको ध्यान में रखना है। अगला यहाँ पर और लोकसभा के बारे में याद रखना है कि लोकसभा में क्या होते हैं, लोकसभा ये आपके अस्थायी सदन होते हैं, जबकि राज्यसभा अगर देखा जाए तो ये आपके अस्थायी सदन होते हैं। इतने फैक्ट को यहाँ से आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा पूछा रहे, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दिया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट किया जाता है। तो आपको ध्यान में रखना है कि अनुच्छेद 61 के तहत जो है राष्ट्रपति को महाभियोग लगा करके जो है इसे अपने पद से इस्तीफा दिलाया जा सकता है, हटाया जा सकता है। लेकिन इसके 14 दिन पूर्व जो है उसको अनुसूचना जो है ये आपका भेज दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा जा रहा है नेक्स्ट हमारा, तो जो भी मैं आपको फैक्ट बताऊंगा आपको ध्यानपूर्वक देखना है। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि महाभियोग पारित करने से पहले राष्ट्रपति को कितने दिन पहले जो है अनुसूचना भेजा जाता है, तो 14 दिन पहले भेजा जाता है। तो आपको ध्यान में रखना है कि पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हमारा कि चश्मा किस तरह का, यहाँ पर आपको बताना है कि चमकना किस देश का, सॉरी यहाँ पर आपको पूछा रहा है कि चकमा किस देश का शरणार्थी है, ये आपको हम पर पूछा रहा था। यहाँ पर आपको हो जाएगा बांग्लादेश का शरणार्थी है। तो ध्यान में रखेंगे आप लोग कि चकमा किस देश का शरणार्थी है, ये आपके बांग्लादेश का है। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहे, स्वेज नहर की लंबाई कितनी है, ये आपको हम पर पूछा जा रहा है। तो स्वेज नहर की लंबाई अगर देखा जाए तो लगभग 168 किलोमीटर है। तो आप लोगों को ध्यान में रखना है 168 किलोमीटर है। और पूछा जाता है कि स्वेज नहर के द्वारा किसको जोड़ा जाता है, तो स्वेज नहर के द्वारा जो है ये पनामा और साथ ही आपका जो है लाल सागर को जोड़ा जाता है। बाकी आगे देख लेते हैं यहाँ पर आपको दिया क्या क्या गया है। तो यहाँ पर आपको दिया भी गया है, यहाँ पर आपको दिया गया है स्वेज नहर जो है किस किस के मध्य स्थित है, तो ये भूमध्य सागर और लाल सागर के बीच स्थित है। तो आपको ध्यान में रखना है। और ये भी पूछा जाता है कि स्वेज नहर किन 2 नहर को जोड़ता है, ये किन 2 सागर को जोड़ता है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा भूमध्य सागर और जो है लाल सागर को जोड़ने का कार्य कौन करता है, तो ये स्वेज नहर के द्वारा किया जाता है। ये क्वेश्चन आपका कई बार आपके रिपीट हुआ है, तो आप लोगों को ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहे कि जब सरल लोलक का आयाम बढ़ाया जाता है तो उसका आवर्तकाल क्या रहता है, ये आपको हमारा पूछा रहे। तो सरल लोलक का जब आयाम बढ़ा दिया जाता है तो उसका आवर्तकाल जो है ये आपके कांस्टेंट रहता है और परिवर्तित रहता है। अगर ये आपको पूछा जाता है कि लोलक का, अगर मान लिया जाए कि लोलक अगर सुस्त हो तो करना हो, या फिर लोलक का अगर गति, लोलक की अगर लंबाई अगर बढ़ा दिया जाता है तो फिर क्या होगा, तो इसको याद रखना कि इसका जो गति है ये आपका कम हो जाएगा और टाइम पीरियड भी इसका जो है कम हो जाएगा। तो आप लोगों को ध्यान में रखना है। बीएसएफ के रेडियो ऑपरेटर और रेडियो मैकेनिक का जो एग्जाम हुआ था वहाँ पर ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। हालांकि प्रीवियस ईयर जो भी आपका रहता है ऑल ओवर आपका हर एक जगह आपका रिपीट आपका किया ही जाता है। बाकी जो मैं आपको प्रीवियस ईयर कराऊँ हूँ जो भी आपका रिपीट होगा तो मैं मेंशन करते चलूँगा। बाकी बिहार पुलिस भी और आपका फॉरेस्टर जो भी एग्जाम आपका कंडक्ट हुआ है ये सभी क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है। और ज़्यादा आपका इसमें आपका बिहार पुलिस का आपका क्वेश्चन आपका इंक्लूडेड है यहाँ पर आपका, तो आप लोगों को ध्यानपूर्वक देखते चलना है। अगला क्वेश्चन हमारा कि शरीर की द्वितीय सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आपको हो जाएगा अग्नाशय ग्रंथि, यहाँ पर आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा अग्नाशय ग्रंथि। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहा है कि मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सा है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो यहाँ पर आपको हो जाएगा पिट्यूटरी ग्रंथि हो जाएगा, जो कि मनुष्य की शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारे यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा था। ये आपका यहाँ पर हो जाएगा महाराष्ट्र में स्थित है। एलोरा की गुफाएं ये कहाँ पर स्थित है, तो ये आपके महाराष्ट्र में स्थित है। अगला क्वेश्चन हमारे कि एलिफेंटा की गुफाएं ये कहाँ पर स्थित है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा था। एलिफेंटा की गुफाएं मुंबई में है, एलोरा की गुफाएं कहाँ पर है, तो महाराष्ट्र में है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा रहा है कि भीमबेटका की गुफा किस राज्य में स्थित है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आपको हो जाएगा करेक्ट आंसर मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। तो आप लोग ध्यान में रखेंगे भीमबेटका की गुफाएं कहाँ पर है, तो ये मध्य प्रदेश के राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन बने थे। तो प्रथम से रिलेटेड और द्वितीय से रिलेटेड और अंतिम से रिलेटेड तीन ही रिलेटेड आपके क्वेश्चन आते हैं। कोई भी चीज़ अगर पहला बार आपका हुआ है तो उससे पूछेगा, द्वितीय बार के बारे में पूछा जाता है और अंतिम जो है अंतिम के बारे में पूछा जाता है, चाहे वो शासनकाल से रिलेटेड हो, चाहे भारतीय संविधान के बाद जो भी आपका प्रथम बार संगठित हुआ हो, या फिर जो भी व्यक्ति पहले बार जो है पद पर आए हुए हैं उसके बारे में क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। तो उसको मैं हालांकि आपको सेपरेट वीडियो यानी कि स्पेशली मैं आपको प्रोवाइड भी करूंगा। यहाँ पर आपको प्रीवियस क्वेश्चन पेपर करा रहे हैं तो इस वजह से ज़्यादा कुछ मैंने इसमें जो है फैक्ट को इंक्लूड नहीं किया है। बाकी प्रैक्टिस सेट में ऑल ओवर जितनी भी आपका फैक्ट बनेगा सभी को कवर करते चलना और साथ ही आपका कॉन्सेप्चुअल तरीका से भी आपका कवर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा है प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन बने थे, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा था। यहाँ पर आपको हो जाएगा जीवी मावलंकर बने थे, प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष बने थे। अगला क्वेश्चन हमारा है कि यहाँ पर आपको दिया गया है कि कुंडनकुलम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा था। यहाँ पर आपको हो जाएगा तमिलनाडु राज्य में स्थित है।
यानी कुंडम कुलम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र, ये कहाँ पर स्थित है? तो ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है। ऑप्शन यहाँ पर आपका तमिलनाडु करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे कि तारापुर नाभिकीय रिएक्टर किस राज्य में स्थित है? ये आपका महाराष्ट्र में स्थित है। काफ़ी ज़्यादा ये आपका क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। और बिजली उत्पादित के लिए सर्वप्रथम जो नाभिकीय रिएक्टर जो स्थापित किया गया था, ये तारापुर में ही किया गया था, जो कि महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा देखिए पूछा है कि नरोरा नाभिकीय रिएक्टर किस राज्य में स्थित है? ये आपको हमारा पूछा है। ये आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में आपके स्थित है। नरोरा नाभिकीय रिएक्टर किस राज्य में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में स्थित है। रिएक्टर से रिलेटेड आपके क्वेश्चन ध्यान में रखना है आपको, यहाँ से क्वेश्चन आपका छपता है। अगला क्वेश्चन देखिए, वेल्थ ऑफ नेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा एडम स्मिथ। एडम स्मिथ के द्वारा जो है वेल्थ ऑफ नेशन नामक पुस्तक जो है ये आपके लिखे गए हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि यहाँ पर आपको बताना कि फेयरवेल टू इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? बताइए। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा एडवर्ड जॉन थॉमसन जो है यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि फेयर टू इंडिया पुस्तक के लेखक है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारे यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि फेराडाइज लास्ट पुस्तक के लेखक कौन है? तो पुस्तक से रिलेटेड क्वेश्चन आपका डेफिनेटली आपके पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है कि फेराडाइज लास्ट पुस्तक के लेखक कौन है? तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जॉन मिल्टन। करेक्ट आंसर हो जाएगा जॉन मिल्टन। जॉन मिल्टन के द्वारा फेराडाइज लास्ट पुस्तक जो है लिखे गए हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कि मेहरगढ़ का किला किस राज्य में स्थित है? ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो ये राजस्थान में स्थित है। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका राजस्थान। पूछा जाता है कि हवा महल कहाँ पर स्थित है? तो ये भी आपका जो है राजस्थान में आपका स्थित है। तो आप लोगों को ध्यान में रखना है, गुलाबी शहर के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये राजस्थान को जाना जाता है। थार मरुस्थल ये कहाँ पर स्थित है? तो राजस्थान में सबसे बड़ा मरुस्थल आपका स्थित है। कैक्टस नामक पौधा कहाँ पर पाया जाता है? तो राजस्थान के मरुस्थल में पाए जाते हैं। इतने फैक्ट को यहाँ से आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है कि चित्तौड़ का किला किस राज्य में स्थित है? ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो चित्तौड़ का जो किला है ये भी आपका राजस्थान में स्थित है। तो आज की इस वीडियो में लोग इतना ही कवर करेंगे, जो है 75 प्रश्नों को कवर करेंगे। जो भी आपका क्वेश्चन आपका और आपका 75 क्वेश्चन इससे आपका यहाँ पर बना हुआ है, इसको नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। तो आज की इस क्लास को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं, क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में जो भी आपका क्वेश्चन आपका बचा हुआ है इसको हम लोग कवर करेंगे। बाकी जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना है। 5-7 क्लास प्रोवाइड करने के बाद आपको जो प्रैक्टिस सेट मैं कराऊंगा, तो वहाँ पर आपको फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट में आपको जो है लाइव क्लास और साथ ही आपका जो है 2-3 क्लास और प्रोवाइड करने के बाद आपका जो है ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्ति का जुड़ा होने लगेगा। तो मैं बिल्कुल आपको जो है लाइव क्लास भी प्रोवाइड करूंगा, जिसमें कि आपको कमेंट करने का भी ऑप्शन मिलेगा आपको। तभी आपका प्रॉपर वे में रिवीजन और बेस्ट ऑफ द बेस्ट आपको कंटेंट भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। तभी आपका बेहतर जो परफॉर्मेंस आपका अच्छा रह पाएगा बिहार पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में। रिटर्न सिर्फ आपका क्वालिफाई के लिए होगा, सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है। बाकी फिजिकल के बेसिस पर आपका मेरिट बनना है। तो ये सभी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। बाकी किसी प्रकार का डाउट या संशय हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।